हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वाई वॉरियर्स। दिस इज करण कुमार शर्मा। हम लोगों ने सक्सेसफुली क्लास 11th के सिलेबस को कंप्लीट कर लिया है। आज से हम लोग जो है क्लास 12th के सिलेबस की शुरुआत करेंगे। क्लास 12th के सिलेबस का वीडियो आपने देखा है। क्लास 12th में कितने चैप्टर होंगे, किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, किस चैप्टर का वेटेज कितना होगा, किस चैप्टर से कितने नंबर के क्वेश्चन आएंगे, ये सारी जानकारियां आपको जो है पिछले वीडियो में दी जा चुकी है। ठीक है, आज से हम लोग जो है चैप्टर 1 की शुरुआत कर देते हैं। तो आज से क्लास 12th का शुरुआत हो चुका है। आज से क्लास 12th के चैप्टर 1 की शुरुआत हो चुकी है और चैप्टर 1 का नाम है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, यानी जीवों में जनन। चलिए चैप्टर को शुरू करते हैं। चैप्टर को शुरू करने से पहले हम इस चैप्टर के गहराई में जाते हैं, इस चैप्टर के सॉल्व में जाते हैं कि ये चैप्टर हमें जानकारी क्या देने वाला है। ये चैप्टर हमें बताएगा कि जनन क्यों जरूरी है। ये चैप्टर हमें बताएगा कि जीवों में जनन क्यों होता है। ये चैप्टर हमें बताएगा जनन कितने प्रकार के होते हैं। ये चैप्टर हमें बताएगा कि जनन में कितनी विविधताएं देखने को मिलती है, कितने प्रकार के जनन होते हैं, अलग अलग जीव कितने तरह से जनन करते हैं, अपनी जनसंख्या को बढ़ाने के कितने तरीके का इस्तेमाल करते हैं। ये सारी जानकारी हम लोग इस चैप्टर के अंदर ग्रहण करेंगे। ये चैप्टर कह सकते हो क्लास 12th बायोलॉजी का सबसे बेसिक चैप्टर है, जिसकी जानकारी होने के बाद ही आप दूसरे चैप्टर के कंटेंट को समझ पाएंगे। तो आप कह सकते हो कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, जिसे आपको केयरफुली पढ़ना है। काफी बेहतरीन कंटेंट इसके अंदर होंगे, काफी बेहतरीन जानकारी इसके अंदर होगी, जिसे जानना आपके लिए बहुत जरूरी होगा। तो चलिए चैप्टर की शुरुआत करते हैं। चैप्टर की शुरुआत हम लोग जो है इसके कंटेंट से करते हैं कि बेसिकली इस चैप्टर के अंदर हमें पढ़ने क्या होंगे। ठीक है, तो एक स्केचली कह सकते हो कि एक हम जो है रफ नॉलेज ले लेते हैं कि इस चैप्टर के अंदर जो है हम लोग क्या करने वाले हैं बेसिकली। ठीक है, तो देखो जरा सा बुआ, इस चैप्टर का मुख्य टॉपिक क्या होने वाला है। इस चैप्टर का मुख्य टॉपिक है सबसे पहला जीवन। ये शब्द को समझेंगे। देखो, जनन समझने से पहले हमें जीवन का अर्थ समझना पड़ेगा। ठीक है, अब जीवन की अर्थ की बात करें तो यदि किसी आप आध्यात्मिक व्यक्ति से जीवन का अर्थ पूछोगे, वो कुछ अलग बताएगा। ठीक है, आप अनपढ़ व्यक्ति से जीवन का मायने क्या होता है ये पूछोगे तो वो कुछ अलग बताएगा। लेकिन आप जीव विज्ञान के विद्यार्थी हैं, आपके पास एक सटीक और साइंटिफिक रीजन होगा जीवन को डिफाइन करने का। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि ये जीवन होता क्या है, फिर हम लोग समझेंगे कि ये जीवन काल क्या होता है, लाइफ स्पैन क्या होते हैं, फिर हम लोग समझेंगे जीवन चक्र क्या होता है, लाइफ साइकिल क्या होता है। ठीक है, इसके बाद जब ये 3 टॉपिक हम समझ जाएंगे, जीवन क्या है, जीवन काल क्या है, जीवन चक्र क्या है, तब जाकर हम जनन को समझना शुरू करेंगे और इस चैप्टर के कोर कंटेंट पर फोकस करेंगे। तो हम लोग समझेंगे जनन क्या है, यानी रिप्रोडक्शन क्या होता है, रिप्रोडक्शन की परिभाषा क्या होता है और रिप्रोडक्शन क्यों जरूरी है, जनन कितने प्रकार के होते हैं। जब हम ये पढ़ेंगे तो हम सीखेंगे कि जनन जो है अलैंगिक जनन भी होता है। तो अलैंगिक जनन के बारे में पढ़ेंगे कि अलैंगिक जनन क्या है, अलैंगिक जनन की कितनी विधियां होती है, अलैंगिक जनन की कौन सी विधि के द्वारा कौन से जीव जनन करते हैं और अलैंगिक जनन की क्या हानियां हैं और क्या लाभ हैं। ये सारे पॉइंट्स पे हम लोग चर्चा करेंगे। उसके बाद फिर हम लोग जाएंगे लैंगिक जनन पे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता क्या है, लैंगिक जनन होता क्या है, किस प्रकार के जीवों में लैंगिक जनन देखने को मिलती है। इसके अलावा हम लोग डिस्कस करेंगे लैंगिक जनन के चरण क्या होते हैं और लैंगिक जनन के लिए सबसे महत्वपूर्ण घटना क्या होती है। ये सारी चीजें पढ़ेंगे और फिर आखिरी में सीखेंगे कि लैंगिक जनन के लाभ क्या हैं और लैंगिक जनन की हानियां क्या होती है। इसके बाद फिर हम थोड़ा सा फॉरवर्ड आएंगे और हम लोग जो है लैंगिक जनन के चरण को पढ़ेंगे। हम जीवों में लैंगिकता को समझेंगे। ठीक है, एक लिंगी जीव किसे कहेंगे, बहुलिंगी जीव द्विलिंगी जीव किसे कहेंगे, ये सारी चीजों पे हम ध्यान देंगे। और फिर आखिर में पढ़ेंगे कि एक ऐसा पौधा जिसमें पुष्प होता है, एक ऐसा पौधा जिसमें पुष्प होता है, वो जनन कैसे करते हैं, वो अपनी जनसंख्या कैसे बढ़ाते हैं, उस पर फोकस करेंगे। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स थे, कुछ मुख्य टॉपिक्स थे जिसको हम इस चैप्टर के अंदर कवर करने वाले। जैसा कि हमने बताया कि सबसे पहले हम लोग समझेंगे किसे, जीवन को। सबसे पहले हम लोग कौन से टॉपिक को समझेंगे कि ये जीवन होता क्या है, क्योंकि जब तक हम इस टर्म को नहीं समझेंगे, इस शब्द को नहीं समझेंगे, शब्द की गहराई पे नहीं जाएंगे, आगे के कंटेंट
के कुछ स्थान पे हमें कुछ टॉपिक के कुछ जगहों को समझने में कठिनाई महसूस होगी, तो वो कठिनाई महसूस ना हो और पूरे चैप्टर को आप स्मूथली और क्लियरिटी के साथ आप समझ पाए, आपको रटने की जरूरत ना पड़े, इसके लिए कुछ टॉपिक्स जो है एक्स्ट्रा ऐड किए जा सकते हैं और जिसे भी आपको जो है पढ़ना है और अच्छे से मन लगा के पढ़ना है और मन लगा के उस पर जो है फोकस करनी है। ठीक है बबुआ, चलते हैं आगे। अब देखें, जैसा कि हमने बोला कि सबसे पहला टॉपिक होगा जीवन क्या है। ठीक है, चलिए तो हम समझते हैं ये जीवन क्या है। क्वेश्चन आपके सामने रखा हुआ है। हाँ, यहां पर जितने भी आप कह सकते हो कि जिस तरीके से आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्वेश्चन होता है और उसे आपको आंसर देना पड़ता है, ठीक है, उसी फॉर्मेट में हम पढ़ाने का पूरा प्रयास करेंगे ताकि एग्जामिनेशन के क्वेश्चन से आपको घबराहट महसूस ना हो, आप क्वेश्चन और आंसर को सही तरीके से जो है रिमेंबर रख सके, याद रख सके, उसकी स्मृति तैयार कर सके और अच्छी तरीके से जो है उसे कह सकते हो कंठस्थ करके आप एग्जामिनेशन में जाओ। ठीक है, इसीलिए आपको क्वेश्चन भी दिखेंगे और क्वेश्चन के आंसर साथ में दिखेंगे और कुछ विजुअल आपको देखने को मिलेगा जो आपको आंसर को समझने में, आंसर के कह सकते हो कि आंसर के अंदर की गहराई को समझने में आपको जो है पूरी सहायता करेगा। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन पर हम फॉरवर्ड करते हैं। क्लास 12th का चैप्टर फर्स्ट का सबसे पहला क्वेश्चन है, जीवन क्या है, व्हाट इज लाइफ। इस शब्द को समझेंगे, ये लाइफ क्या होता है। ठीक है, आपके मायने में ये लाइफ का क्या मतलब हो सकता है। ठीक है, अलग अलग व्यक्तियों का अलग अलग मत हो सकता है, लेकिन जीव विज्ञान का अपना एक अलग मत है। चलिए इसको पहले एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, फिर हम इसके डेफिनेशन पे बात करेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पर आपको जो है हमने एक जीव दिखाया है, ये जीव आप देख रहे होंगे, ये जीव है अमीबा। ये जीव कौन सा है, अमीबा जीव है। ये चीज आप जानते हो, क्लास 10 से ही पढ़ते आ रहे हो, क्लास 11th में भी आपने इसके बारे में पढ़ा है। ये जीव है अमीबा, एक कोशिकीय जीव होता है, ये अच्छी तरीके से आपको पता है। चलिए, ये अमीबा है, ये अमीबा अपने आसपास के वातावरण से भोजन को ग्रहण करता है। आपको पता होना चाहिए कि अमीबा एक स्वच्छ जलीय जंतु है, प्रोटोजोआ है, जंतु नहीं कहेंगे प्रोटोजोआ कहेंगे, स्वच्छ जलीय प्रोटोजोआ है जो कि जल में रहता है और जल से ही वो भोजन ग्रहण करता है, जल को ग्रहण करता है, ऑक्सीजन को ग्रहण करता है और अपना वृद्धि और विकास करता है और अपनी जनसंख्या को ये बढ़ाता है। ठीक है, जरा सा फोकस करेंगे कि ये अमीबा है, अब ये किसी जल में है, ये जल से क्या कर रहा है, ऑक्सीजन को ग्रहण कर रहा है। किसको ग्रहण कर रहा है, ऑक्सीजन को ग्रहण कर रहा है। आपको पता होना चाहिए ऑक्सीजन को ग्रहण करना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना, ये जो गैसियस एक्सचेंज की जो प्रोसेस है, गैसों के आदान प्रदान की जो प्रक्रियाएं हैं, इसे हम श्वसन कहते हैं। ठीक है, चलिए ये ऑक्सीजन को ग्रहण कर रहा है, फोकस करना है, ये अमीबा है, ये ऑक्सीजन को ग्रहण कर रहा है, ये जो है भोजन को ग्रहण कर रहा है। ठीक है, इसे भूख लग रही है, भोजन की तलाश करता है, भोजन जहां मिलती है उसको ये ग्रहण करता है। ठीक है, इसके अलावा क्या है, ये जल को ग्रहण कर रहा है। क्या कर रहा है, ये जल को ग्रहण कर रहा है। ठीक है, भोजन भी ले रहा है, जल भी ले रहा है और ऑक्सीजन भी ले रहा है। ठीक है, अब इसका कर क्या रहा है, ये अपनी कोशिका के अंदर समाहित करने के बाद इन पदार्थों का क्या करता है, इन पदार्थों का रासायनिक अभिक्रियाएं करती है, रासायनिक अभिक्रिया करती है, अंदर में जैव प्रक्रियाएं संपादित होती है, जैविक प्रक्रम संपादित होता है और जिसकी वजह से ये जो अमीबा है अपनी वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक पदार्थों का निर्माण करती है। जैसे इन्होंने जल, ऑक्सीजन और भोजन को ग्रहण किया और अपने वृद्धि के लिए इसने क्या है, ऊर्जा का निर्माण किया। ऊर्जा जिसे आप एटीपी कहते हो, पता है आपको, एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट, एटीपी कहते हो। ऊर्जा के अलावा ये जो है बना रहा है अपने लिए प्रोटीन का निर्माण कर रहा है, प्रोटीन का, ये अपने लिए जो है हार्मोन का निर्माण कर रहा है, ये अपने लिए जो है आवश्यक एंजाइमों का निर्माण कर रहा है। ठीक है, इसीलिए तो इसने बाहर से इन पदार्थों को ग्रहण किया है। ठीक है, तो क्या लग रहा है आपको कि जल ले रहा है, ऑक्सीजन ले रहा है, भोजन ले रहा है और बिना कोई रिएक्शन का ये अपने लिए इन जरूरी पदार्थों को बना रहा होगा? नहीं, अंदर केमिकल रिएक्शन चलते होंगे। केमिकल रिएक्शन कहाँ पे चलते होंगे, पहले हम वहां फोकस करते हैं। देखिए, अंदर में दो चीजें देखने को मिलेगी। एक तो बाहर आपका दीवार है, उसके अंदर कोशिका द्रव है, दीवार है उसके अंदर क्या है, कोशिका द्रव है जिसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं और बीच में वैसा कोशिकांग मिलेगा जिसके अंदर डीएनए होता है, उसे हम क्या कहते हैं, केंद्रक कहते हैं।
जिसके अंदर डीएनए होगा उसे हम क्या कहेंगे, केंद्रक कहेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या है कि ये कोशिका द्रव और केंद्रक ये दोनों जगह रासायनिक अभिक्रिया चलती है, केमिकल रिएक्शन चलते हैं। इन पदार्थों का प्रयोग किया जाता है और इन पदार्थों के प्रयोग करके एंजाइमों, हार्मोन, प्रोटीनों और ऊर्जाओं का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। ठीक है, कहाँ कहाँ पे, कोशिका द्रव और केंद्रक में। ठीक है, अब देखिए ये दोनों को एक शब्द में कहा जाता है जीव द्रव्य। दोनों को एक शब्द में कहा जाता है जीव द्रव्य या फिर प्रोटोप्लाज्म कहा जाता है। जीव द्रव्य कह लीजिए या फिर क्या क्या कह लीजिए, प्रोटोप्लाज्म। तो अगर हम अब प्रोटोप्लाज्म शब्द का प्रयोग करें तो इससे आपको सीधा समझ में आ जानी चाहिए कि बात किसकी हो रही है, कोशिका द्रव और केंद्रक ये दोनों को सम्मिलित रूप से चर्चा की जा रही है इस शब्द की सहायता से। ठीक है, अब क्या है कि जो जीव द्रव्य है यानी कोशिका द्रव और केंद्रक, इसमें क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया चलती है। इसमें क्या चलती है, रासायनिक अभिक्रिया चलती है और उस रासायनिक अभिक्रिया को कहा जाता है उपापचयी क्रिया। क्या कहा जाता है, उपापचयी क्रिया कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत सारी उपापचयी क्रियाएं संपादित होती है और इन्हीं उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप ऊर्जा, प्रोटीन, हार्मोन और एंजाइमों का क्या होता है, निर्माण होता है। यदि कोई कोशिका है, कोई भी कोशिका XYZ कोई भी कोशिका, वो भोजन ग्रहण कर रही है, ऑक्सीजन ग्रहण कर रही है, जल ग्रहण कर रही है और अपने जीव द्रव में उपापचयी क्रिया के दौरान अपनी वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक पदार्थों जैसे ऊर्जा, प्रोटीन, हार्मोन, एंजाइमों इत्यादि का लगातार निर्माण कर रही है, मतलब वो कोशिका जिंदा है और इसी को कहते हैं जीवन। इसी को क्या कहते हैं, जीवन कहते हैं। ठीक है, किसी कोशिका का जिंदा रहना ही क्या कहला रहा है, जीवन कहला रहा है। यदि दूसरे वर्ड में बात करें तो कोशिका के अंदर लगातार रासायनिक अभिक्रियाओं का होते रहना या फिर कोशिका के अंदर लगातार उपापचयी क्रियाओं का होते रहना ही क्या है, जीवन है। ठीक है, क्या ये बात समझ में आ गई कि अगर कोई कोशिका लगातार उपापचयी क्रिया कर रही है, बाहर से पदार्थों को ग्रहण करके अपने लिए आवश्यक पदार्थों का लगातार निर्माण कर रही है, अपना वृद्धि करा रही है, विकास करा रही है, जनसंख्या बढ़ा रही है, मतलब ये जीवित कोशिका है और उसमें जीवन है। मतलब एक कोशिका में लगातार उपापचयी क्रियाओं का संपादित होते रहना ही क्या कहलाता है, जीवन कहलाता है। चलिए, अगर आप जीवन को समझ गए होंगे तो हम इसके बगल एक इसी का जो है पिक्चर यहाँ पे दिया गया है। ये ऐसा अमीबा है कि इसको जो है भोजन जब दिया जा रहा है, ध्यान से देखिएगा, जब इसको भोजन दिया जा रहा है तो ये जब इसको भोजन दिया जा रहा है यानी कि फूड दिया जा रहा है तो ये ग्रहण नहीं कर रहा है, इसको फूड से कोई मतलब नहीं है। ये ऐसा अमीबा है कि इसको ऑक्सीजन दिया जा रहा है, आसपास बहुत ऑक्सीजन है लेकिन ये ग्रहण नहीं कर रहा है, इसको कोई मतलब नहीं है। ठीक है, आसपास जो है बहुत सारा जो है जल है और इसको जल की कोई जरूरत नहीं है और इसका जो जीव द्रव्य है इसमें उपापचयी क्रियाओं का संपादन, उपापचयी क्रियाओं का संपादन नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये कोशिका मरा हुआ है, ना ही इस कोशिका में वृद्धि हो रहा है, ना ही इस कोशिका में विकास हो रहा है, ना ही ये कोशिका ऊर्जा का निर्माण कर रही है और ना ही ये कोशिका जनन कर रही है, अपनी जनसंख्या को बढ़ा रही है। तो इसका मतलब ये है कि कोशिका, इसके जीव द्रव में उपापचयी क्रिया बंद हो चुका है, ये मर चुकी है और उपापचयी क्रिया का बंद होना ही क्या कहलाता है, मृत्यु कहलाता है। क्या कहलाता है, मृत्यु कहलाता है। तो सिंपल वर्ड में बोले तो कोशिका के अंदर उपापचयी क्रियाओं का संपादित होते रहना जीवन कहलाएगा और कोशिका के अंदर उपापचयी क्रियाओं का बंद हो जाना क्या कहलाएगा, मृत्यु कहलाएगा। इतनी बातें क्लियर है। चलिए इधर देखते हैं, ये तो एक कोशिकीय जीव था, इधर मनुष्य दिख रहा है आपको, एक खड़ा है और एक पड़ा है, एक खड़ा है और एक क्या है, पड़ा हुआ मनुष्य देखने को मिल रहा है। ये जो खड़ा मनुष्य है आप दिख रहा है, इसकी विजुअल से आपको दिखाई दे रहा है कि ये जिंदा है, ठीक है, एक्सरसाइज कर रहा है या फिर जो भी चीज हो। तो ये जो मनुष्य है ना, इसमें जैविक प्रक्रिया चल रही है, जैव प्रक्रम का संपादन लगातार हो रहा है। जो ये जो मनुष्य है ना, ये श्वसन की प्रक्रिया कर रहा है,
क्या कर रहा है, श्वसन की प्रक्रिया कर रहा है, ये भोजन ग्रहण करता है, इसमें पाचन की यानी पोषण की प्रक्रिया चल रही है, इनके रक्त दौड़ रहे हैं, परिवहन की प्रक्रिया चल रही है, ठीक है। फिर इनके शरीर में बेकार पदार्थ बन रहा है, उत्सर्जन की प्रक्रिया चल रही है, ये लगातार मलमूत्र का त्याग कर रहे हैं, लगातार पसीने का त्याग कर रहे हैं, उत्सर्जन का प्रक्रिया चल रहा है, ठीक है। और ये व्यक्ति में गति देखने को मिल रही है, ये लगातार क्या कर रहा है, गति कर रहा है, ठीक है। ये शिथिल नहीं है, गति कर रहा है, ये इसका मतलब क्या है, ये जिंदा है यानी जीवन है इसमें, ये जिंदा है यानी इसमें क्या है, जीवन है। तो दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि यदि कोई बहुकोशिकीय जीव है, ठीक है, उसमें सभी जैव प्रक्रम सही तरीके से संपादित हो रहे हैं, श्वसन हो रहा है, पाचन हो रहा है, उत्सर्जन हो रहा है, परिवहन हो रहा है, तो हम कहेंगे कि वो जीव जिंदा है, यानी कि वो जीव में जीवन मौजूद है। लेकिन इसी की तरफ देखिए, ये पड़ा हुआ है, इसको भोजन से कोई मतलब नहीं, इसको भोजन खिला मुंह खोलवे नहीं करेगा, मुर्दा है ये, ठीक है। तो इसको भोजन दिया जा रहा है यार, ये भोजन ग्रहण नहीं कर रहा है, ये सांस भी नहीं ले रहा है, एकदम टच करके इसको देखा गया, इसमें कोई गति भी नहीं हो रही है, ठीक है। इसमें श्वसन की प्रक्रिया भी नहीं चल रही है, इसमें जो है इसका रक्त भी नहीं दौड़ रहा है, यानी परिसंचरण की प्रक्रिया भी संपादित नहीं हो रही है। इसका मतलब जो भी जैव प्रक्रम है, यानी वह कोई भी क्रियाएं जो एक जीव को दिखाता है कि उसमें जीवन है, वो कोई भी प्रक्रिया इसमें देखने को नहीं मिल रहा है। जैव प्रक्रम पूरी तरीके से बंद हो चुका है, और जैव प्रक्रम बंद हो गया मतलब इसकी क्या हो चुकी है, मृत्यु हो चुकी है। इसकी क्या हो चुकी है, मृत्यु हो चुकी है। क्या ये चीजें समझ में आ गई? अब दोनों को अगर मिक्स करके हम बात करें, दोनों को यदि हम मिक्स करके बात करें, तो कोशिका के अंदर लगातार उपापचयी क्रियाओं का संपादित होते रहना, या फिर जीवों में लगातार जैव प्रक्रमों का संपादन होते रहना, ये क्या कहला रहा है, जीवन कहला रहा है। कोशिका के अंदर उपापचयी क्रिया का बंद हो जाना, या फिर किसी जीव में जैव प्रक्रम की क्रियाओं का बंद हो जाना, क्या कहलाएगा, मृत्यु कहलाएगा। क्या ये टर्म आपको समझ में आ गई? जीवन क्या होगा और मृत्यु क्या होगा, जीव विज्ञान के संदर्भ में। डेफिनेशन पे ध्यान देते हैं, देखिए जरा, कोशिका में उपापचयी क्रियाओं का संपादित होते रहना, यह शरीर में जैविक क्रियाओं का संपादन होते रहना क्या कहलाएगा, जीवन कहलाएगा, ठीक है। वहीं कोशिका में उपापचयी क्रियाओं का, यह शरीर में जैविक क्रियाओं का बंद हो जाना क्या कहलाएगा, मृत्यु कहलाएगा। आई होप जीवन क्या है, मृत्यु क्या है, इसकी डेफिनेशन आप अच्छी तरीके से समझ चुके हैं आप लोग, ठीक है। थोड़ा सा आगे फॉरवर्ड करते हैं। जीवन को समझने के बाद हम लोग समझेंगे कि सर जी, ये जीवन अवधि क्या होता है या जीवन काल क्या होता है, जीवन अवधि क्या होता है या जीवन काल क्या होता है। उससे पहले हम कुछ चीजों को समझते हैं। क्या समझते हैं? यहां पर हमने एक कोशिकीय जीव देखा, यहां पर हमने बहुकोशिकीय जीव देखा। तो कोशिका के संख्या के आधार पर जीव कितने प्रकार के होते हैं? क्या सिर्फ 2 ही प्रकार के होते हैं या 2 से अधिक भी होते हैं? तो नहीं सर जी, सिर्फ 2 ही प्रकार के आपको जीव देखने को मिलेंगे। कोशिका के संख्या के आधार पे, कोशिका के संख्या के आधार पे जीव मात्र 2 समूहों में बांटा गया है। कौन कौन सा समूह है? तो एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीव। जरा सा फोकस करेंगे सर जी, यहां पर कोशिका, क्वेश्चन आपके सामने है, कोशिका की संख्या के आधार पर जीव कितने प्रकार के होते हैं? सिंपल सा क्वेश्चन है, कोशिका की संख्या के आधार पर जीव कितने प्रकार के होते हैं? तो देखिए, कोशिका के संख्या के आधार पर जीवों को क्या किया गया है, 2 समूहों में बांटा गया, सिर्फ 2 समूहों में बांटा गया है। वैसा कोई जीव जिनका पूरा का पूरा शरीर सिर्फ एक कोशिका से बना होगा, एक कोशिकीय जीव कहलाएगा। और वैसा कोई भी जीव जिनका शरीर 1 से अधिक कोशिका से बना होगा, बहुकोशिकीय जीव कहलाएगा। इस तरीके से जीव 2 प्रकार के हो जाते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। चलिए डेफिनेशन पे ध्यान देते हैं। एक कोशिकीय जीव क्या होता है, ठीक है। देखिए, वे जीव जिनका पूरा शरीर केवल एक ही कोशिका से बना हो और वही एक कोशिका सभी जीवन की क्रियाएं जैसे पोषण, श्वसन, उत्सर्जन, जनन इत्यादि करती है, उन्हें हम क्या कहेंगे, एक कोशिकीय जीव कहेंगे। यानी शरीर जो पूरा है एक ही कोशिका से बना होना चाहिए, और जीवन की जो भी जैव प्रक्रम क्रियाएं हैं, चाहे श्वसन की क्रिया हो, पाचन की क्रिया हो, उत्सर्जन की क्रिया हो, सारा क्रिया एक ही कोशिका से संपादित होती है। वैसे जीव को हम एक कोशिकीय जीव कहते हैं। हॉट एग्जांपल हो जाता है अमीबा, ठीक है। अमीबा जो है,
अमीबा एक कोशिकीय जीव का सबसे हॉट एग्जाम्पल है, हर जगह पढ़ते होंगे। इसके अलावा पैरामीशियम, इसके अलावा यूग्लिना, इसके अलावा क्लेमाइडोमोनास, इसके अलावा जीवाणु यानी बैक्टीरिया, प्लाज्मोडियम, ईस्ट जिसको हम क्या कहते हैं, खमीर कहते हैं। एग्जाम्पल यहाँ जरूरी है बउआ। इस क्वेश्चन को इसीलिए डाला गया ताकि आप जो एक कोशिकीय जीव है उसके एग्जाम्पल याद रख पाओ। समझ रहे हैं ना, ध्यान से समझिए। एग्जाम्पल क्या है, तो अमीबा क्या है, एक कोशिकीय जीव है। पैरामीशियम क्या है, एक कोशिकीय जीव है। यूग्लिना क्या है, एक कोशिकीय जीव है। क्लेमाइडोमोनास एक कोशिकीय जीव है। जीवाणु, जो भी जीवाणु होते हैं, बैक्टीरिया एक कोशिकीय जीव है। प्लाज्मोडियम जिससे मलेरिया होता है एक कोशिकीय जीव है। खमीर जिसको हम ईस्ट कहते हैं एक कोशिकीय जीव है। क्या इतने एग्जाम्पल याद रहेंगे? ये एग्जाम्पल आगे इस्तेमाल में लाए जाएंगे। आपको जनन की विधि को समझाने के वक्त इन उदाहरणों का प्रयोग किया जाएगा, इसीलिए ये उदाहरण आपको याद रहने बहुत जरूरी है। ठीक है, एक चीज ध्यान रखना है, यदि शरीर एक ही कोशिका से बना हुआ है तो इनके शरीर में आपको उत्तक देखने को नहीं मिलेंगे, अंग देखने को नहीं मिलेंगे, अंग तंत्र देखने को नहीं मिलेंगे। ठीक है, क्योंकि उत्तक क्या होता है, तो उत्तक जो होता है वो कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहते हैं। अगर एक से अधिक कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं, उत्तक या फिर टिश्यू कहा जाता है। अब एक से अधिक कोशिका जब एक जगह पे आएगा तब हम उसे उत्तक कहेंगे। अब इनका शरीर एक कोशिका से बना हुआ है, एक से ज्यादा कोशिका है या नहीं है, तो क्या इसमें उत्तक देखने को मिलेगा? बिल्कुल नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, अब उत्तकों के समूह से किसका निर्माण होता है? अंग का। उत्तकों के समूह से किसका निर्माण होता है? अंग का निर्माण होता है। तो ऑब्वियस सी बात है, जब उत्तक ही नहीं है तो उत्तकों का समूह इसमें कहां से देखने को मिलेगा? तो ये भी चीज इनके पास नहीं होगा। और जब अंग नहीं है तो अंगों के समूह से अंग तंत्र बनते हैं। अंगों के समूह से क्या बनते हैं? अंग तंत्र बनते हैं, और जो भी इसमें देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो क्योंकि शरीर एक ही कोशिका से बना है तो ऑब्वियस सी बात है कोशिका का समूह भी इनके पास यानी उत्तक भी नहीं होगा, उत्तकों का समूह यानी अंग भी नहीं होगा, और अंगों का समूह यानी अंग तंत्र भी इसमें देखने को नहीं मिलेंगे। जीवन की सभी जैव प्रक्रम क्रियाएं सिर्फ एक ही कोशिका से संपादित होगी। आई थिंक बात क्लियर हो चुकी होगी। थोड़ा सा पिक्चर के थ्रू समझते हैं। देखिए यहाँ पे आपके सामने कुछ पिक्चर रखा गया है, और ये पिक्चर जरूरी है वो। ठीक है, जब आप जनन की प्रक्रिया पढ़ोगे तो इन पिक्चर का इस्तेमाल किया जाएगा। जनन की प्रक्रिया को समझाने के लिए इन तस्वीरों का इस्तेमाल किया जाएगा। तो ये तस्वीर जानने आपके लिए बहुत जरूरी है। तस्वीर का चेहरा आपको पता होना चाहिए। जैसे ही हम अमीबा बोले, चेहरा आपके नजर के सामने आना चाहिए। ठीक है, अब देखिए, आप लोगों ने एक कोशिकीय जीव को देखा नहीं है, सिंपल सी बात है, तो ऑब्वियस सी बात है उसका चेहरा नहीं पता है आपको। ऐसे आप हाथी बोले, आपके नजर के तुरंत सामने तुरंत हाथी आ जाएगा। घोड़ा बोले, तुरंत घोड़ा आ जाए। क्यों? क्योंकि आपने उसे देखा है, वो नग्न आंखों से देखे जा सकते हैं। लेकिन एक कोशिकीय जीव जो है, ये सूक्ष्म जीव होते हैं, इन्हें सिर्फ माइक्रोस्कोप से देखते हैं, और आपने नहीं देखा है, आपके पास माइक्रोस्कोप की व्यवस्था नहीं है, इसलिए उसको पिक्चर के द्वारा आपको दिखाना बहुत जरूरी हो जाता है कि आप इनका चेहरा याद कर लीजिए, ताकि आगे जब इनका इस्तेमाल हो तो आपको दिक्कत नहीं हो कंटेंट को समझने में। ठीक है, चलते हैं आगे। तो यहां पर सबसे पहला एग्जांपल हमने किसका लिया था कि अमीबा, जो कि एक कोशिकीय जीव है। अमीबा एक कोशिकीय जीव है, वो कुछ इस तरीके का दिखाई देता है। अनियमित शरीर होता है इसका कोई जो है ना डेफिनेट शेप नहीं होता, इसका कोई फिक्स जो है आकार और आकृति नहीं होती है। ठीक है, ये अमीबा है, ये स्वच्छ जलीय प्रोटोजोआ है। ये स्वच्छ जलीय क्या है? प्रोटोजोआ है। ठीक है, इसी तरीके से पैरामीशियम समझ लो इसका सगा संबंधी ही है, लेकिन अंतर है, इनका एक फिक्स आकृति होता है, ये चप्पल के सोल जैसा दिखाई देते हैं। इनका फिक्स आकृति होता है, ये चप्पल के सोल जैसा दिखाई देते हैं। ठीक है, दिख रहा होगा आपको, ये पिक्चर दिख रहा होगा, चप्पल के सोल जैसे दिखाई दे रहे हैं। इन्हीं का हम कह रहे हैं कि सगे संबंधी है। मतलब अगर ये प्रोटोजोआ है, तो ये भी क्या है? प्रोटोजोआ है। ये भी जो है प्रोटोजोआ है। बात क्लियर है। अब यहाँ पे चलते हैं यूग्लिना। अब यूग्लिना जो है, यूग्लिना आपको हरा भरा दिख रहा है, ये प्रकाश संश्लेषण करने की क्षमता रखता है। तो इसे कहीं आप शैवाल के अंदर भी रख सकते हो और प्रोटोजोआ के अंदर भी रख सकते हो, ऐसे इसको प्रोटोजोआ ही मानते हैं। तो ये भी इसके सगे संबंधी हो गए, प्रोटोजोआ। नेक्स्ट है क्लेमिडोमोनास। ठीक है, ये शुद्ध शैवाल है। ये क्या है? शैवाल है। सूक्ष्म पादप को शैवाल कहते हैं, एक कोशिकीय पादप को शैवाल कहते हैं। सूक्ष्म पादप हो जैसे काई वगैरह,
जो काई, पानी में काई जो उग जाते हैं वो शैवाल कहलाते हैं। उसमें से कुछ बहुकोशिकीय भी होते हैं और ये कुछ एक कोशिकीय भी होते हैं। तो ये ताबीज जैसा जो आकृति आपको दिखाई दे रही है ये क्लेमाइडोमोनास की तस्वीर है। वही यहाँ पर हम एक बैक्टीरिया यानी जीवाणु का पिक्चर देखा है। ये जीवाणु का एक जीवाणु तो असंख्य होते हैं, ठीक है। एक एग्जाम्पल हमने लिया है इश्चरीचिया कोलाई, जिस ई कोलाई भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? ई कोलाई जीवाणु कहते हैं। ये आपके आंत में प्राकृतिक रूप से रहता है। हमारे आंत में, आपके आंत मतलब इंटेस्टाइन, ठीक है। आपके इंटेस्टाइन में, हमारे इंटेस्टाइन में, मनुष्यों के इंटेस्टाइन में ये प्राकृतिक रूप से पाया जाता है, ठीक है। और ये हानि नहीं पहुंचाता वो। हाँ, हमारी इम्यूनिटी सिस्टम काफी कमजोर होती है, रोग से लड़ने की क्षमता काफी कमजोर होती है, खान पान पे हम ध्यान कम देते हैं, तब जाकर ये हम पे अटैक करते हैं। वैसे ये हमारे लिए हानिकारक नहीं है। ई कोलाई जीवाणु है। ये तस्वीर देख लीजिए, चेहरा याद कर लीजिए। यहाँ पर प्लाज्मोडियम है। ये प्लाज्मोडियम अगेन ये प्रोटोजोआ है। प्लाज्मोडियम भी क्या है? प्रोटोजोआ है, ठीक है। अमीबा भी प्रोटोजोआ, पैरामीशियम भी प्रोटोजोआ और प्लाज्मोडियम भी क्या है? प्रोटोजोआ है, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि ये जो प्लाज्मोडियम है ना, ये जो प्लाज्मोडियम है, ये प्लाज्मोडियम मलेरिया नाम के बीमारी को उत्पन्न करता है, ठीक है। ये अगर आपके अंदर, अभी तक आप जानते होंगे, अभी तक आप लोग ये जानते होंगे कि सर जी मलेरिया मच्छर के काटने से होता है। नहीं, मच्छर तो बस एक वाहक है जो आपके शरीर में प्लाज्मोडियम को पहुंचाता है। आपके शरीर के अंदर प्लाज्मोडियम पहुंच गए तो प्लाज्मोडियम की वजह से मलेरिया उत्पन्न होगा। तो ये चीज आप अभी याद कर लीजिए, हालांकि आगे के कुछ चैप्टर के अंदर इनके बारे में डिटेल में पढ़ना होगा, ठीक है। अभी ये क्वेश्चन आपसे बन जाने चाहिए कि बताइए मनुष्य में जो बीमारी होती है मलेरिया, ये मलेरिया नाम का बीमारी किसके कारण होता है? तो वह एक विशेष प्रकार का प्रोटोजोआ है, दैट इज प्लाज्मोडियम, जो कि एक कोशिकीय जीव है। ये हमारे शरीर में जाएगा, मलेरिया को उत्पन्न करेगा। इसके अलावा बगल में आपको दिख रहा है, इसको हम खमीर कहते हैं। क्या कहते हैं? खमीर कहते हैं, या फिर इसे हम इष्ट कोशिका कहेंगे। खमीर की कोशिका कहेंगे या फिर हम इष्ट कोशिका कहेंगे। कभी कभी इसे फफूंद भी कह लिया जाता है। ये एक कोशिकीय कवक होता है। क्या है ये? एक कोशिकीय कवक है। ये कवक है, ठीक है। एक कोशिकीय कवक होता है ये। और आपको पता होना चाहिए कि कवक का प्रयोग हम लोग, खमीर का स्पेशली प्रयोग हम लोग भोज भंडारे में पूरी जो है, या फिर कह सकते हो कि ब्रेड जो है वो मुलायम बने, इसके लिए हम आटे में डालते हैं। आटे में डाल करके पूरी बनाने के दौरान हम जो है खमीर का प्रयोग करते हैं और यह आसानी से मार्केट में अवेलेबल है। ये आसानी से मार्केट में क्या है? अवेलेबल है। क्लियर है बउआ? चलिए, तो ये जो है एक कोशिकीय कवक है जिससे हम खमीर या फिर क्या कह रहे हैं? इष्ट कह रहे हैं। तो इस तरीके से चलिए, तो मलेरिया की बात कर लिए, तो यहां पर हम एक और बीमारी लिख देते हैं, अमीबता। अमीबता, ठीक है, अमीबता। तो नाम से पता चल रहा है अमीबा से होने वाला जो बीमारी होगा हमारे शरीर में, यदि अमीबा चला जाता है, ठीक है, तो अमीबा से जो बीमारी उत्पन्न होगी उसे हम अमीबता बोलते हैं या अमीबियासिस बोलते हैं। आगे पढ़ेंगे हम लोग डिटेल में, ठीक है। फिलहाल ये क्वेश्चन आपसे बन जाने चाहिए कि अगर आपसे पूछे कि अमीबता नाम का बीमारी किससे होता है, तो अमीबा की एक विशेष प्रजाति से होती है जिसे हम एंट अमीबा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंट अमीबा बोलते हैं, ठीक है। इसे तो नाम है एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका। आगे देखेंगे हम धीरे धीरे। फिलहाल अमीबा एक कोशिकीय जीव है, अमीबता नाम का बीमारी उत्पन्न करता है। चलिए, प्रोटोजोआ है, पैरामीशियम भी प्रोटोजोआ है, यूग्लिना एक कोशिकीय जीव है, क्लेमाइडोमोनास शैवाल है, एक कोशिकीय जीव है। जीवाणु इश्चरीचिया कोलाई का एग्जांपल लिया, एक कोशिकीय जीव है। प्लाज्मोडियम जिससे मलेरिया होता है, प्रोटोजोआ है, एक कोशिकीय जीव है। खमीर जिसका उपयोग हम लोग जो है खाना बनाने में करते हैं, खाना बनाने में करते हैं, ठीक है। इसके अलावा शराब बनाने में करते हैं, शराब बनाने में करते हैं, ठीक है। ये खमीर है, इष्ट है। ये एक कोशिकीय कवक होता है। इसका मतलब आपको रटा गया होगा अभी तक कि एक कोशिकीय जीव का एग्जाम्पल अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, क्लेमाइडोमोनास, ई कोलाई जीवाणु, प्लाज्मोडियम और खमीर क्या है? एक कोशिकीय जीव है। बात क्लियर है? चलते हैं आगे। तो यहां पर हम लोग समझ गए कि कोशिका के संख्या के आधार पर जीव दो प्रकार के, एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीव। एक कोशिकीय जीव हमने काफी डिटेल में पढ़ा, उसके एग्जाम्पल और उसकी तस्वीर आपके नजर में बैठ जानी चाहिए। आगे चलते हैं, बहुकोशिकीय जीव को समझते हैं कि बहुकोशिकीय जीव क्या होगा। वैसा कोई भी जीव, ठीक है, वैसा कोई भी जीव जो हमें आसानी से दिख जाए, सिंपल सी बात है, वैसा कोई भी जीव जो हमें आसानी से जीव दिख जाएगा, वो जीव एक से अधिक कोशिकाओं से बने होंगे।
तो एक से अधिक कोशिकाओं के संगठन से निर्मित जो जीव होंगे उन्हें हम एक कोशिकीय जीव कहेंगे। एक कोशिकीय जीव में आपको कोशिका भी मिलेगी, कोशिकाओं का समूह उत्तक भी मिलेंगे, उत्तकों का समूह अंग भी मिलेगा और अंगों का समूह अंगतंत्र भी देखने को मिलेंगे आपको। ठीक है, चलिए तो यहां पर देखते हैं एक कोशिकीय सॉरी बहुकोशिकीय जीव क्या होता है। तो यहाँ पर शायद हम एक कोशिकीय जीव गलती से डाल दिए हैं और जो नहीं होना चाहिए ये बी नंबर होगा। ठीक है, यहाँ पर थोड़ी सी सुधार की जरूरत है। बहुकोशिकीय जीव बी नंबर है। बहुकोशिकीय जीव या फिर क्या कहेंगे मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहेंगे, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहेंगे। ठीक है, मिस टाइपिंग है यहाँ पे, तो ध्यान दीजिए यहाँ पे बहुकोशिकीय जीव क्या है। लिखा हुआ है यहाँ पे कि वे जीव जिनका शरीर अनेक कोशिकाओं से बना है। अनेक मतलब क्या, एक से अधिक कोशिकाओं से बना हो और जिनमें विभिन्न कोशिकाएं मिलकर उत्तक बनाती हो, उत्तक मिलकर अंग बनाते हो और अंग से अंग मिलकर अंग तंत्र का निर्माण करते हो, उन्हें हम बहुकोशिकीय जीव कहेंगे। यानी बहुकोशिकीय जीव की सबसे छोटी संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कौन हो जाएगी, कोशिका। कोशिका आपस में मिलकर किसको बनाएंगे, उत्तक। उत्तक आपस में मिलकर किसको बनाएंगे, अंग। और अंग आपस में मिलकर किसको बनाएंगे, अंग तंत्र का निर्माण करेंगे। और ये व्यवस्थाएं एक कोशिकीय जीव में नहीं देखने को मिलती है, ये आपको बहुकोशिकीय जीव में देखने को मिलता है। बहुकोशिकीय जीव का एग्जांपल देखते हैं। जो भी जीव आसानी से दिख जाए आपको, ठीक है, अपने आसपास बाहर गार्डन में चले जाओ, बगीचा में चले जाओ और जितने भी जीव पेड़ पौधे जो भी दिख रहे हैं, जो जिसमें जीवन है, ठीक है, जो आपको दिख जाएंगे वो बहुकोशिकीय जीव कहलाएंगे। ठीक है, देखते हैं यहाँ पे उदाहरण के लिए मनुष्य जो है हम लोग आसानी से दिख जाते हैं। आप हमें देख रहे हैं, हम आपको देख रहे हैं, आप बच्चों को देख रहे हैं। ठीक है, बहुकोशिकीय जीव हैं। पौधे बहुकोशिकीय जीव होंगे, मेढक, कुत्ता इत्यादि, ये सब क्या है, बहुकोशिकीय। यहाँ पे दिख रहा है आपको। ठीक है, ये मनुष्य है बहुकोशिकीय जीव। शेर, गाय, घोड़ा, बकरी, गधा, ये सब जो है बहुकोशिकीय जीव। हाथी बहुकोशिकीय जीव। आम का पेड़, बरगद का पेड़, जो भी घास फूस आपको दिखाई दे रहा है, दूब घास या फिर जो भी घास दिखाई दे रहा है आपको, सब बहुकोशिकीय है। यहाँ पे देखो हो लग रहा है, बोल रहा है हमको भी गिन लो। चलो ठीक है, इसको भी गिन लेते हैं। गाय भी क्या है, बहुकोशिकीय जीव है। और यहाँ पर छोटा दिखाई देने वाला चींटी भी क्या है, बहुकोशिकीय जीव है। आसानी से दिख जाते हैं और इनका शरीर एक से अधिक कोशिकाओं के संगठन से बना हुआ है और इनमें कोशिका आपस में मिलकर उत्तक बना रहे हैं, उत्तक आपस में मिलकर अंग बना रहे हैं और अंग आपस में मिलकर अंग तंत्रों का क्या कर रहे हैं, निर्माण कर रहे हैं। बात क्लियर है। चलिए, तो यहाँ पर है बहुकोशिकीय जीव का उदाहरण मनुष्य, शेर, हाथी, गाय, चींटी, आम का पेड़, दूब घास इत्यादि। ठीक है, तो कहीं ना कहीं अभी तक दो टॉपिक को आपने कवर कर लिया। जीवन क्या है, फिर आपने कवर किया कोशिका की संख्या के आधार पे जीव कितने प्रकार के होते हैं, एक कोशिकीय जीव क्या होते हैं, उसके उदाहरण, बहुकोशिकीय जीव क्या होते हैं और उसके आपने क्या देखा, उदाहरण देखा। आई थिंक इतनी चीजें क्लियर हो गई होगी। तो आगे बढ़ते हैं, आगे हम नेक्स्ट टॉपिक पे फॉरवर्ड करते हैं और नेक्स्ट टॉपिक होगा आपका जीवन को समझने के बाद जीवन अवधि को समझेंगे। जीवन को समझने के बाद जीवन अवधि को समझेंगे। ये जीवन अवधि क्या चीज होती है, ठीक है, जीवन अवधि क्या चीज होती है इसको समझते हैं। देखिए जीवन अवधि क्या चीज है, तो आपको पता होना चाहिए कि इस धरती का सबसे बड़ा यदि कोई सत्य है, इस धरती का सबसे बड़ा सत्य कुछ है तो वह है मृत्यु। किसी जीव का जन्म होगा या नहीं होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। हमारा जन्म होता या नहीं होता गारंटी नहीं, आपका जन्म होता या नहीं होता इसकी कोई गारंटी नहीं। कोई कुत्ता, कोई गाय, कोई भैंस, उसका जन्म होगा या नहीं होगा कोई गारंटी नहीं है। लेकिन अगर जन्म हो गया है तो मृत्यु क्या है, निश्चित है। जिस जीव ने जन्म ले लिया है मृत्यु क्या है, निश्चित होती है। इसीलिए कहते हैं कि मृत्यु जो है इस धरती का सबसे बड़ा सत्य होता है। क्लियर है। तो यहां पर हम बात कर रहे हैं कि जीवन अवधि या जीवन काल क्या होता है। जन्म से लेकर, जैसे एक जीव का जन्म हुआ इस धरती पर, एक जीव का जैसे ही अस्तित्व आया, ठीक है, वहां से लेकर उसके प्राकृतिक मृत्यु के बीच का जो समय होगा उसे हम जीवन अवधि या जीवन काल कहेंगे। और यदि हम आसान भाषा में बोले तो जन्म के बाद एक जीव जितने समय तक इस धरती पर व्यतीत करता है, जितना समय इस धरती पर बिताता है, उसे एक जीव का जीवन अवधि या जीवन काल कहा जाता है। तो डेफिनेशन पे आपको फोकस करनी है, दो चीजें ध्यान में रखनी है, जन्म और प्राकृतिक मृत्यु। जन्म और प्राकृतिक मृत्यु के बीच का जो गैप है, बीच का जो टाइम है, उसी को जीवन अवधि या जीवन काल कह रहे हैं। जैसे यहाँ पिक्चर देख लेते हैं। देखिए इस बच्चे का जन्म हुआ है,
इस बच्चे का क्या हुआ, जन्म हुआ, ठीक है। ये बच्चा धीरे धीरे क्या हुआ, बढ़ना शुरू किया, धीरे धीरे ये बढ़ रहा है, धीरे धीरे ये बढ़ रहा है, युवा हुआ, शादी विवाह किया, अपने जैसे बच्चे को जन्म दिया, और उसके बाद फिर धीरे धीरे शरीर शिथिल होता गया, कमजोर होता गया, ठीक है, और धीरे धीरे जो है बुढ़ापा आ गया, और बुढ़ापा के बाद इनकी प्राकृतिक रूप से क्या हो गई, मृत्यु हो गई, प्राकृतिक रूप से मृत्यु हो गई। देख लीजिए, डेथ दो तरह के होते हैं, एक आकस्मिक डेथ जिसको आप अकाल मृत्यु बोलते हो। अकाल मृत्यु में हृदय काम करने बंद करते हैं, ये अंतर याद रखिएगा। अकाल मृत्यु में हृदय काम करने बंद करते हैं, वहीं प्राकृतिक मृत्यु में दिमाग यानी मस्तिष्क काम करना बंद करता है। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है अकाल मृत्यु और प्राकृतिक मृत्यु के बीच में, ठीक है। तो ये बूढ़ा हुआ, और एक समय ऐसा आएगा कि इनकी जो दिमाग की जो कोशिकाएं हैं ना, अचानक काम करनी बंद कर देगी, और शरीर पूरी तरीके से शिथिल हो जाएगा, शरीर पूरी तरीके से जो है कह सकते हो जैविक क्रियाओं को बंद कर देगा, और जीवन की क्या हो जाएगी, समाप्ति हो जाएगी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जन्म से लेकर जितना समय ये जीव, ये मनुष्य इस धरती पर व्यतीत किया, और फिर इसकी मृत्यु हो गई, तो जो समय जन्म से प्राकृतिक मृत्यु के बीच में, मृत्यु कैसी होनी चाहिए, प्राकृतिक, हम जो है आकस्मिक एक्सीडेंशियल जो डेथ होती है उसको हम लोग जीवन अवधि में काउंट नहीं करते हैं, ठीक है, हमेशा नेचुरल डेथ की बात करते हैं। तो जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु के बीच का जो अवधि होगा, बीच का जो समय होगा, इसी को हम लोग जीवन अवधि या जीवन काल कहेंगे। डेफिनेशन पे ध्यान देते हैं, किसी जीव के जन्म से, ये फोकस करनी है, जन्म से प्राकृतिक मृत्यु तक के कुल समय को जीवन अवधि या फिर क्या कहेंगे, जीवन काल कहेंगे, ठीक है। अलग अलग, अब इस धरती पर बहुत सारे जाति के जीव हैं, मनुष्य एक जाति है, गाय एक जाति है, घोड़ा एक जाति है, बकरी एक जाति है, तोता एक जाति है, कौवा एक जाति है, बरगद एक जाति है, जो आम का पेड़ है वो जाति है, ठीक है। तो ये अलग अलग जातियों के जीव पाए जाते हैं। सवाल ये उठता है, क्या सभी जीव की जीवन अवधि समान होती है? क्या जितने समय मनुष्य जिएंगे उतना ही समय गाय जिएगा, उतना ही समय घोड़ा जिएगा, उतना ही समय बकरी जिएगा? तो ये बिल्कुल गलत है। अलग अलग जातियों के सदस्यों के बीच में आपको बहुत सारी जीवन अवधि के संदर्भ में विभिन्नता देखने को मिलेगी। अलग अलग जातियों के जीवों की जीवन अवधि अलग अलग होती है, ठीक है। कुछ एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। फिलहाल हम यहाँ पे बात करते हैं कि भिन्न जातियों के जीवों के जीवन काल में काफी क्या देखने को मिलेगी, भिन्नता देखने को मिलेगी। तो ये चीज तो समझ में आ गया कि गाय एक जाति है, उसकी जीवन अवधि अलग होगी, मनुष्य एक जाति है, उसकी जीवन अवधि अलग होगी, बरगद का पेड़ एक जाति है और उसकी जीवन अवधि क्या होगी, अलग होगी। यानी अलग अलग जातियों के सदस्यों के बीच में आपको जो है विभिन्नता देखने को मिलेगी, जीवन अवधि में बहुत अंतर देखने को मिलेगा, ठीक है। अब यहां पर बातों को समझते हैं कि सर जी अगर कोई जीव छोटा होगा, कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई जीव यदि छोटा है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई जीव छोटा है, ऐसा कॉन्सेप्शन होता है बच्चों के दिमाग में, ऐसा कॉन्सेप्शन, ऐसी जो है अवधारणा बैठी रहती है कि कोई जीव जितना छोटा होगा उसकी जीवन अवधि उतना कम होगी, कोई जीव बड़ा होगा उसका जीवन अवधि ज्यादा होगा, शरीर विशाल होगा तो लंबे समय तक जिएगा। ये बात बिल्कुल गलत है, ठीक है। क्योंकि शरीर के संगठन, शरीर के आकार, शरीर का भार, शरीर की आकृति, इससे जीवन अवधि या जीवन काल का बिल्कुल कोई दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है। किसी भी जीव की जीवन अवधि कितनी होगी, कोई भी जीव कितने समय तक इस धरती पर जीवित रहेगा, ये उनके शरीर को बनाने वाली कोशिका को कंट्रोल करने वाली जो गुणसूत्र और डीएनए होते हैं वो तय करते हैं। और हर जाति के जीवों का डीएनए अलग होता है, इसीलिए अलग अलग जाति के जीवों के जीवन अवधि भी क्या होते हैं, अलग होते हैं। क्योंकि डीएनए गुणसूत्र बनाते हैं और गुणसूत्र जो है कोशिका विभाजन में सहायता करते हैं, और जिनमें प्रबल कोशिका विभाजन की क्षमता होगी उनकी जीवन अवधि ज्यादा होगा, और जिनमें कोशिका विभाजन की क्षमता कम होगी, कोशिका विभाजन का दर जो है कम होगा, उनकी जीवन अवधि कम देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये डीएनए तय करते हैं, जिसे हम हेफ्लिक्स सीमा कहते हैं। जरा ध्यान से समझिए, हमने क्या बोला कि भिन्न जातियों के जीवों के शारीरिक भार, आकार, आकृति, संगठन इत्यादि से जीवन काल का कोई लेना देना नहीं है, कोई संबंध नहीं है, ठीक है। तो ये अवधारणा यदि आपके दिमाग में अभी तक बैठा हुआ था कि कोई जीव विशाल होगा, बड़ा होगा, वो लंबा समय तक जिएगा, और जो जीव छोटा होगा वो कम समय तक जिएगा, तो ये बिल्कुल गलत अवधारणा है। इसको दिमाग से क्या कर लीजिए, निकाल लीजिए, ठीक है। चलिए एक एग्जाम्पल, छोटा सा एग्जाम्पल लेकर चलते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें मनुष्य की, ठीक है, तो मनुष्य जो है, मनुष्य
मनुष्य, हम लोगों की जो जीवन अवधि होती है वो 80 से लेकर 100 वर्ष होती है। हम लोगों की जीवन अवधि कितनी होती है? 80 से लेकर 100 वर्ष होती है। वही हमसे काफी विशाल, हमसे कई गुना अधिक ताकतवर, हम कई गुना अधिक जो है भारी जीव है हाथी। हमसे कई गुना ज्यादा भारी और विशाल जीव है हाथी। इसकी जीवन अवधि जो है हमसे कम होती है। ठीक है, ये इसका शरीर विशाल होने के बावजूद भी मनुष्यों से कम दिनों तक इस धरती पर जीते हैं। ठीक है, इनकी जीवन अवधि या जीवन काल कम होती है और करीबन आपको जो है 60 से 70 या फिर 70 से 90 वर्ष के आसपास देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये तो हो गया कि मनुष्य जो है हाथी के तुलना में ये छोटा जीव है, लेकिन जीवन अवधि क्या है? ज्यादा। और ये काफी बड़ा और विशाल जीव है और इसका जीवन अवधि क्या है? कम है। ठीक है, यानी शरीर के विशालता से, संगठन से जीवन अवधि का कोई संबंध नहीं है। हाँ, अब ये भी दिमाग में आएगा कि सर जी, अगर कोई जीव का सही शरीर जो है, अगर अलग अलग जाति का जीव है और उसका जो है शारीरिक संगठन एक जैसा है, शारीरिक बनावट एक जैसा है, तो क्या उनका जीवन अवधि भी एक जैसा होगा? तो एक एग्जाम्पल लेकर चलते हैं। एग्जाम्पल है एक तोता। ठीक है, तो तोता की जीवन अवधि जो है 140 वर्ष अधिकतम होती है, 140 वर्ष होती है। वही यदि हम बात कर लेते हैं कौवा, जो कि समान आकृति का होता है, समान आकार का होता है और समान वर्ग के हैं, समान संगठन के हैं, फिर भी दोनों में के जीवन अवधि में काफी अंतर देखने को मिलेगा। काफी नहीं, काफी गुना का अंतर देखने को मिलेगा। करीबन कौवा के मुकाबले में 10 गुना ज्यादा दिनों तक, ज्यादा वर्षों तक जीता है कौन? तोता। अब देखो, दोनों का शारीरिक संगठन तो सेम है, शारीरिक आकृति भी सेम है, आकार भी सेम है, दोनों पक्षी हैं, दोनों उड़ सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी दोनों के जीवन अवधि में काफी क्या है? डिफरेंस है। क्यों? क्योंकि दोनों की जाति अलग है और हर अलग अलग जातियों के डीएनए क्या होते हैं? अलग होते हैं और डीएनए तय करते हैं कि एक जीव कितने समय तक जिंदा रहेगा, एक जीव कितने समय तक तंदुरुस्त रहेगा। बात क्लियर है? इतनी चीज है। चलिए, तो आगे के लाइनों पे ध्यान देते हैं। भिन्न जातियों के जीवों की जीवन अवधि का निर्धारण जो है हेफ्लिक्स सीमा या हेफ्लिक्स लिमिट के द्वारा होता है, जिसका संबंध किससे है? डीएनए से, गुणसूत्र से और कोशिकीय विभाजन से है। हेफ्लिक्स लिमिट क्या है? हेफ्लिक्स जो है एक वैज्ञानिक का नाम था। उन्होंने हेफ्लिक्स लिमिट जैसा एक सिद्धांत को प्रस्तुत किया और उन्होंने बताया कि अलग अलग जीवों में क्या होता है, कोशिका विभाजन की एक निश्चित दर होती है, कोशिका विभाजन की एक निश्चित सीमा होती है। जैसे मनुष्यों में 60 से 80 बार एक कोशिका विभाजित कर सकती है, उसके बाद विभाजन खत्म हो जाता है, वो रेस्टिंग फेज में चली जाती है और धीरे धीरे वो कमजोर होने लगती है। ठीक है, तो यही तो चीज है कि जब हम जन्म लेते हैं तो उस समय जो है हमारी कोशिका काफी तेजी से विभाजित होती है, हमारा वजन भी बढ़ता है, आकार भी बढ़ती है, आकृति भी बढ़ती है, लेकिन एक समय ऐसा आता है कि हमारे शरीर में कोशिकीय विभाजन, ठीक है, वो रुक जाता है और रुकने के बाद वो रेस्टिंग फेज में रहते हैं और वो कोशिका धीरे धीरे कमजोर होने लगते हैं और हम चले जाते हैं किसमें? बुढ़ापे में चले जाते हैं। तो एक जीव कैसे बूढ़ा होता है ये तय कौन करता है? हेफ्लिक्स लिमिट। एक जीव कितने समय तक जिएगा ये तय कौन करेगा? हेफ्लिक्स लिमिट। और हेफ्लिक्स लिमिट का संबंध एक जाति के जीव के डीएनए, गुणसूत्र और कोशिकीय विभाजन से होता है। आई थिंक बात क्लियर हो गई होगी। इतनी बातें क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं। चलिए, कुछ एग्जांपल के थ्रू समझते हैं यहाँ पर। ठीक है, अब देखो बुआ, इस धरती पर बहुत सारे अरबों जो हैं जीव हैं, अरबों जातियों के जीव हैं और हर जाति के जीवों का उदाहरण या जीवन अवधि या जीवन काल याद रखना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, लेकिन हम उतना तो याद रख सकते हैं जितना आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है या जितना आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। तो कुछ गिने चुने ही जाति के जीव हैं जिसके एग्जाम्पल के द्वारा क्वेश्चन आपके बोर्ड में पूछे जाते हैं। इससे एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं आता। ठीक है, जो आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है या एनसीईआरटी से 10% आप ऊपर बढ़ के पढ़ लीजिए कोई भी कंटेंट को, उससे ज्यादा क्वेश्चन जो है बोर्ड आपका कभी पूछता ही नहीं है। ठीक है, चलते हैं आगे, देखते हैं यहाँ पे कुछ उदाहरण। जैसे देखिए, कुछ जीवों की जीवन अवधि निम्नलिखित है। जैसे एक जीव है, कौन है? सिकोआ ट्री। अब यहाँ पे इंग्लिश में लिखा है तो आप लोगों को परेशानी नहीं होनी चाहिए, हम हिंदी बोल देते हैं। सिकोआ ट्री। सिकोआ ट्री किसको कहते हैं? जो सखुआ का पेड़ होता है ना, जो सखुआ का पेड़ होता है उसे हम क्या कहते हैं? सिकोआ ट्री कहते हैं। और चूंकि सखुआ की लकड़ी लाल होती है इसीलिए सिकोआ ट्री को रेड वुड प्लांट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रेड वुड प्लांट भी कहा जाता है। इनकी लकड़ी कैसी होती है? लाल होती है। और ध्यान रखना है, ठीक है, इनकी जीवन अवधि बहुत लंबी होती है।
आज अगर ये पौधा अंकुरित होना शुरू हुआ है, आज इस पौधे का जन्म हुआ है, तो ये पौधा इस धरती पर 3000 4000 साल तक रहेगा। और जितने दिनों में, जितने समय में मनुष्य की कई पीढ़ियां निकल चुकी होगी। ठीक है, तो सिक्वा ट्री की जीवन अवधि काफी अधिक होती है। ये जन्म लेने के बाद 3 से 4000 वर्षों तक इस धरती पे राज करते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं, हम क्या, इससे थोड़ा कम इसका होता है पीपल के वृक्ष का 2000 से 3000 होता है। इसके बाद है बरगद। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये, जहां पर भी हम ये टिक आउट करें वो समझ जाइए कि एनसीईआरटी के कंटेंट है और यहां से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अब ये बरगद का जो पेड़ होता है, बनियान ट्री होता है, इसकी जो जीवन अवधि होती है वो 200 से 500 वर्ष होती है। आम का जो पेड़ है 100 से 300 होती है। जो कछुआ है, ठीक है, जो कछुआ है इसकी अधिकतम जीवन अवधि 150 होती है, 100 से 150 के आसपास होती है। जो तोता है इसकी जीवन अवधि जो है 140 मैक्सिमम, अभी हमने समझाया था, थोड़ा देर पहले हमने समझाया था आपको। ठीक है, देखिए, तो मनुष्य है, मनुष्य का जीवन अवधि अभी थोड़ा देर पहले हमने बताया कितना, 80 से 100 वर्ष की होती है। हाथी है 60 से 90 वर्ष की होती है। वहीं अगर हम बात कर ले क्रोकोडाइल यानी मगरमच्छ की 60 से 70, यानी हाथी से कम होगा, 60 से 70 वर्ष की होगी। वहीं अगर हम बात कर ले घोड़े की तो 25 से 30 वर्ष महज जीवित रहता है। कुत्ते की बात करें 13 से 15 वर्ष तक यह जीवित रहता है। 15 वर्ष आप मान के चल सकते हो, अलग अलग ब्रीड होते हैं, अलग अलग नस्लें होती है कुत्ता की। ठीक है, तो एवरेजली यहाँ 13 से 15 माना जा सकता है, लेकिन ज्यादातर कुत्तों की जीवन अवधि जो है 10 साल से नीचे ही होती है। ठीक है, कुछ ब्रीड को ध्यान में रखते हुए 13 से 15 यहां पर लिखा गया है। ठीक है, अब जरा सा बात को समझिए। नीचे है क्या, बनाना ट्री। बनाना मतलब क्या होता है, केला। बनाना मतलब क्या होता है बुआ, केला, यानी केला का जो है पेड़ की बात हो रही है। केला का पेड़ जो है 25 से 30 साल तक जिंदा रहता है। अब बोलोगे सर केला में तो ऐसा नहीं होता है, केला में ऐसी स्थिति तो देखने को नहीं मिलती है। हमने देखा है कि केला में क्या होता है कि हर साल पौधा उगता है और वो पौधा फल देता है, बहुत सारे केला लगते हैं, केला का घौद लगता है और पौधा वो कमजोर होकर खत्म हो जाता है। फिर तो नया पौधा होता है। ठीक है, तो मैक्सिमम जो है साल भर काउंट करेंगे, उससे ज्यादा नहीं। ध्यान रखिएगा बउआ, वो जो नया पौधा फिर उगता है वो कहाँ से उगता है, जमीन के अंदर छिपा हुआ तना होता है केले के पौधे का। ठीक है, जो आप केले के पौधे का जो तना देखते हो ना, वो झूठा तना होता है। वास्तविक तना तो जमीन के अंदर होता है, राइजोम के रूप में। किस रूप में, राइजोम यानी प्रकंद के रूप में। राइजोम यानी प्रकंद के रूप में ये जमीन के अंदर छिपे होते हैं। और ये जो केले का तना, जो कि वास्तविक तना, जो कि जमीन के अंदर दबे हुए हैं, ये तना ही हर वर्ष क्या करते रहते हैं, नए पौधे को उपजाते रहते हैं। और ये करीबन प्रक्रिया कितने सालों तक चलती रहती है, 25 से 30। तो अब काउंट किसको करोगे, वह तना जो अंदर जिंदा है 25 से 30 साल तक, या फिर जो बार बार उग रहा है खत्म हो रहा है, वो तो झूठा तना है। सत्य तना 25 से 30 सालों तक जिंदा रहता है। बात क्लियर है। इसी तरीके से आप लोग जो है गुलाब जानते हो, रोज जानते हो। रोज में क्या है, 5 से 7 वर्ष। वही खेती करते हो आप लोग, तो यहाँ पर गेहूं की खेती करते हो आप लोग, धान की खेती करते हो, तो गेहूं की जो है फसल आप लोग 5 से 6 महीने में काट लेते हो। वही अगर धान की खेती करते हो 3 से 4 महीने में काट लेते हो। क्यों, क्योंकि 3 से 4 महीने के बाद वो जो है सूख जाता है और वो खत्म हो जाता है। ठीक है, फिर उसको अनाज प्राप्त करने के लिए हम इसको काट लेते हैं। फिर देखिए घरेलू मक्खी, घरेलू मक्खी, घरेलू मक्खी। अब घरेलू मक्खी मतलब क्या, वो घरवा में जो छोटका छोटका मक्खियां रहता है ना, उसको हम घरेलू मक्खी बोलते हैं। ठीक है, अब ये जो घरेलू मक्खी है 3 से 4 सप्ताह यानी 1 महीना के आसपास इसका जीवन अवधि होता है। वहीं अगर हम तितली की बात करें, जो रंगीन आपके आसपास उड़ती रहती है तितली, इसकी जीवन अवधि ज्यादा से ज्यादा 2 सप्ताह की होती है। वहीं यदि हम बात करें फिर से एक मक्खी जो कि आप फल के पास देखते होंगे, जनरली केले के फल के पास, आम के फल के पास, या फिर आप कह सकते हो कि कटहल के फल के पास आप जो देखते हो मक्खी, जो रंगीन वाली, मिठाई के आसपास भी देखने को मिलेगा, बड़ी वाली रंगीन वाली जो खूबसूरत मक्खी होती है, उसकी जो उम्र है, उसकी जो जीवन अवधि है, वो जो छोटका घड़वा में जो मक्खिया होता है उससे कम होता है। ठीक है, महज कितना, 2 सप्ताह के आसपास होता है। इसको ड्रोसोफिला भी कहते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, बोर्ड पे जो कुछ लिख दे रहे हैं वो एकदम ध्यान में रखना है, या तो वो आगे इस्तेमाल होगा या तो फिर एग्जामिनेशन में ये पूछे गए होंगे। ठीक है, तो ड्रोसोफिला, फ्रूट फ्लाई यानी फल मक्खी को हिंदी में बोले तो क्या लिखेंगे हम, फल मक्खी लिखेंगे। ठीक है, तो फल मक्खी जो है, इस जिसको हम ड्रोसोफिला भी कहते हैं, इसकी अधिकतम जीवन अवधि कितनी होती है, 2 सप्ताह के आसपास होती है, यानी आधा महीना। ठीक है, एक तो अजीब सी बात है, सबसे कम 24 घंटा में एक जीव ऐसा भी है जो 24 घंटा ही जिंदा रहता है, 24 घंटा में के अंदर ही वो जन्म भी लेता है।
जवान भी होता है, बूढ़ा होता है, 24 घंटा में ही उसकी प्राकृतिक मृत्यु हो जाती है। उस जीव का नाम है मेफ्लाई, उस जीव का नाम है मेफ्लाई। और हमने हैशटैग लगाया है, इसका मतलब ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, महज एक दिन 24 घंटा, आज एक दिन 24 घंटा ही इसकी क्या होती है, जीवन अवधि होती है। 24 घंटे में ही ये जन्म लेते हैं और इनकी प्राकृतिक मृत्यु हो जाती है। इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा भी याद रखनी है, जैसे गाय जो इधर से देख रहा था, उलक रहा था, गाय 20 वर्ष। आप देखते हो जब भी गाय बैठा होता है तो उसके पीठ पे कौवा बैठे होते हैं, दोनों एक दूसरे से बातें करते रहते हैं। तो कौवा की जीवन अवधि कितनी होती है, 15 वर्ष। ठीक है, तो यहाँ पर कौवा भी आपको ध्यान में रखनी है, क्योंकि तोता और कौवे के बीच में कंपैरिजन होता रहता है कि दोनों समान आकृति, समान आकार और समान संगठन के जीव होने के बावजूद भी दोनों के डीएनए अलग होने के कारण, दोनों की जातियां अलग होने के कारण दोनों के जीवन अवधि में काफी बड़ा डिफरेंस देखने को मिलता है। तोता 140 तो वहीं कौवा महज 15 वर्ष। ठीक है, हम कुछ अपवाद भी देखने को मिलेंगे। जैसा कि हमने बोला कि इस धरती का सबसे बड़ा सत्य क्या है, मृत्यु है। ठीक है, लेकिन कुछ जीव ऐसे हैं जो मृत्यु को भी हरा चुके हैं। ठीक है, मृत्यु को हराने वाले जो जीव होंगे उसे हम क्या कहेंगे, अमर कहेंगे। सिंपल सी बात है, जो मृत्यु को हरा चुके हैं, जो जीव नहीं मरते हैं, उसे हम क्या बोलेंगे, अमर कहेंगे। ठीक है, कुछ जीव अमर भी होते हैं, जैसे जो भी एक कोशिकीय जीव आपने पढ़ा था। ठीक है, इसीलिए वहां पर एग्जाम्पल हमने लिया था और आगे भी इस्तेमाल होंगे। एक कोशिकीय जीव जैसे क्या आपने पढ़ा, अमीबा पढ़ा आपने, पैरामीशियम पढ़ा आपने, युगलिना पढ़ा आपने, क्लेमाइडोमोनास पढ़ा आपने प्लाज्मोडियम पढ़ा आपने, ईस्ट पढ़ा, खमीर पढ़ा, इकोलाई बैक्टीरिया पढ़ा। ये सारे एक कोशिकीय जीव है और इनकी कभी प्राकृतिक मृत्यु नहीं होती। और जब प्राकृतिक मृत्यु नहीं होगा तो वैसे जीवों को हम क्या बोलेंगे, अमर बोलेंगे। वैसे जीवों को क्या बोलेंगे, अमर बोलेंगे, या फिर उसको हम इममोर्टल कहेंगे। अमर कहेंगे या फिर क्या कहेंगे, इममोर्टल कहेंगे। बात क्लियर है, अमर कहेंगे या फिर क्या कहेंगे, इममोर्टल कहेंगे। ठीक है, तो जो भी एक कोशिकीय जीव होते हैं वो अपवाद है। ठीक है, उनकी कभी भी प्राकृतिक मृत्यु नहीं होता, इसीलिए वो एक कोशिकीय जीव क्या होते हैं, अमर होते हैं। क्योंकि जनन के दौरान एक कोशिकीय जीवों का शरीर जो है उनके संततियों में बट जाता है। और ये लाइन आपको जनन जब हम पढ़ेंगे उस दौरान आपका क्लियर हो जाएगा। तो इतनी बातें समझ में आ गई होगी, जीवन क्या होता है ये बात समझ में आ गई होगी कि कोशिका के संख्या के आधार पर एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय दो समूहों में जीवों को बांटा गया है। एक कोशिकीय जीव का उदाहरण क्या है, बहुकोशिकीय जीव का उदाहरण क्या है, और जीवन अवधि किसे कहते हैं, और अलग अलग जातियों की जीवन अवधि क्या क्या होते हैं, कुछ एग्जाम्पल के थ्रू हमने यहाँ पर देखा। और कौन से जीव ऐसे हैं जो मृत्यु को हरा चुके हैं, उनकी प्राकृतिक मृत्यु नहीं होती, अमर होते हैं, उसके भी एग्जाम्पल हमने यहाँ पर देखे हैं। क्या इतनी बातें क्लियर है, क्या इतनी बातें क्लियर है? तो आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसके बाद हम लोग जो है अगले टॉपिक पे प्रोसीड करेंगे। अगला जो टॉपिक होगा आपका जीवन चक्र। चलिए, आपने जीवन पढ़ा, जीवन अवधि पढ़ा, अब आप लोग किसको पढ़ेंगे, जीवन चक्र को पढ़ेंगे। अब ये जीवन चक्र क्या होता है, जीवन चक्र क्या होता है? तो क्या लगता है आपको, आप जैसे जन्म लिए थे, जिस अवस्था में जन्म लिए थे, आज भी वैसे ही हैं, और आने वाले समय में आपकी शरीर की बनावट, दिखावट, आपका भार उतना ही रहने वाला है, या फिर उसमें उतार चढ़ाव होंगे? तो आप कहोगे कि बहुत उतार चढ़ाव होंगे, क्योंकि जब हम जन्म लिए थे तो काफी छोटा थे। समय के साथ हमारे शरीर की, हमारे अंगों की, हमारे अंग तंत्र की, हमारे मस्तिष्क का विकास होता गया, वृद्धि होता गया और हम बड़े हो गए। ठीक है, उसके बाद एक समय ऐसा आएगा कि हमारे अंदर जनन की क्षमता होगी, हम अपने जैसे संतति को जन्म दे पाएंगे। फिर एक समय ऐसा भी आएगा कि हमारा शरीर धीरे धीरे कमजोर हो जाएगा और हमारी मृत्यु हो जाएगी। क्या ऐसा होने वाला है? बिल्कुल ऐसा होगा। ठीक है, इसका मतलब यह है कि जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु के बीच में जो एक जीव होता है, उनके शरीर में बहुत सारी परिवर्तन आते हैं, और उन परिवर्तनों को हम लोग कुछ अवस्थाओं में बांटते हैं। यानी जन्म से प्राकृतिक मृत्यु के बीच में जो भी अवस्थाओं से हमारा शरीर गुजरता है, उन अवस्थाओं को ही हम जीवन चक्र कहते हैं, लाइफ साइकिल कहते हैं। क्लियर है? तो जरा सा फोकस करते हैं बोर्ड पे कि जीवन चक्र क्या होता है, लाइफ साइकिल क्या होता है। जीवन चक्र को क्या कहते हैं, लाइफ साइकिल। किसी जीव के जन्म से मृत्यु, अब यहां प्राकृतिक मृत्यु आप लिखोगे, जन्म से प्राकृतिक मृत्यु तक जीवन के विभिन्न अवस्थाओं का क्रम को जीवन अवधि या फिर क्या कहते हैं, जीवन चक्र कहते हैं, या लाइफ साइकिल कहते हैं। अब सवाल ये उठता है, ये परिवर्तन तो आएंगे, हमारे शरीर में आते हैं, परिवर्तन आते हैं। ये परिवर्तन जो है पर्यावरण के कारण भी आता है,
हार्मोनल चेंजेस भी होते हैं, हमारे शरीर में हार्मोन में परिवर्तन के कारण भी आता है, कोशिका विभाजन के कारण आता है, ठीक है। तो परिवर्तन, हमारे शरीर में परिवर्तनों के आने के बहुत सारे वजह हो सकते हैं। अब वजह कुछ भी हो, वो आगे की मैटर है, लेकिन जो परिवर्तन आते हैं उनको हम मुख्यतः कितनी अवस्थाओं में बांट सकते हैं, यानी जीवन चक्र की कितनी मुख्य अवस्थाएं होती है। तो जीवन चक्र की मुख्य 4 अवस्थाएं होती है। जीवन चक्र की मुख्य कितनी 4 अवस्थाएं होती है। पहला तो होगा भ्रूणावस्था, ठीक है, जिसको हम एम्ब्रियोनल फेज कहेंगे। पहला भ्रूणावस्था या एम्ब्रियोनल फेज, दूसरा किशोरावस्था या जुवेनाइल फेज, तीसरा जनन अवस्था या रिप्रोडक्टिव फेज, और चौथा होगा जीर्णावस्था या फिर जिसे हम क्या कहेंगे, सेनेसेंट फेज। फिर से रिवाइज कर लीजिए। सबसे पहला जीवन चक्र के दौरान जो सबसे पहली अवस्था होगी, पहला अवस्था भ्रूणावस्था या एम्ब्रियोनल फेज, दूसरा किशोरावस्था या जुवेनाइल फेज, तीसरा जनन अवस्था या रिप्रोडक्टिव फेज, चौथा जीर्णावस्था या फिर क्या होगा, सेनेसेंट फेज होगा। यानी कि जीवन चक्र के दौरान जो भी परिवर्तन आते हैं उन परिवर्तनों को हमने क्या किया है, 4 मुख्य अवस्थाओं में विभाजित किया है, ठीक है। अभी चारों अवस्थाओं को समझेंगे हम लोग। भ्रूणावस्था क्या होता है, किशोरावस्था क्या होता है, उसके बाद जनन प्रावस्था क्या होती है, जीर्णावस्था क्या होता है, इस चारों पॉइंट्स को हम लोग जो है समझेंगे, ठीक है। समझना शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे पिक्चर आपको दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे पिक्चर में आपको दिख रहा है कि एक थैली है और इस थैली के अंदर एक बच्चा है। एक थैली है और इस थैली के अंदर आपको क्या दिखाई दे रहा है, एक बच्चा दिखाई दे रहा है। इस थैली के अंदर आपको एक बच्चा दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये थैली है और थैली के अंदर क्या है, एक बच्चा है, ठीक है। अब ये बच्चा है, इसको देख के लग रहा है कि ये माता के क्या है, गर्भ में है। ये माता के क्या है, गर्भ में है। ये अजन्मा शिशु है जो कि माता के गर्भ में है, माता के शरीर में। तो जब तक एक जीव, ध्यान रखिएगा, माता के गर्भ में हो, जब तक एक जीव अपने माता के गर्भ में हो, जब तक एक जीव जो है वो अंडा के अंदर हो। अंडा, कुछ जीव अंडा भी तो देते हैं, सजीव प्रजनक और अंड प्रजनक आगे चलकर पढ़ेंगे। कुछ जीव ऐसे होते हैं जो अंडा देते हैं, कुछ जीव ऐसे होते हैं जो सीधा बच्चा देते हैं, ठीक है। और कुछ जीव तो ऐसे होते हैं जो बीज देते हैं, पेड़ पौधे, ठीक है। तो जब तक एक जीव जो है, जब तक एक बच्चा जो है, जब तक एक जीवन जो है वो गर्भाशय के अंदर, माता के गर्भ के अंदर है, या फिर अंडा के अंदर है, या फिर बीज के अंदर है, या फिर बीज के अंदर है। तो जंतु के केस में या तो जीव गर्भ में होगा या तो जीव अंडा के अंदर होगा। जैसे मुर्गी ने अंडा दिया, उसके अंदर मुर्गी का बच्चा होगा ना, तो मुर्गी के बच्चे की उस अवस्था को क्या कहेंगे हम, गर्भावस्था कहेंगे। क्या कहेंगे हम लोग, गर्भावस्था, ठीक है। तो गर्भ में हो, अंडा में हो या बीज के अंदर, या जब तक एक जीव रहता है वो उस जीव की कौन सी अवस्था कहलाती है, गर्भावस्था कहलाती है। जीव की कौन सी अवस्था कहलाती है, गर्भावस्था कहलाती है, ठीक है। ये चीज ध्यान में रहेगा, गर्भावस्था या फिर भ्रूणावस्था। अब यहाँ भ्रूणावस्था लिखना ज्यादा बेहतर होगा, जिससे आप सभी को रिलेट कर पाओगे, ठीक है। तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, भ्रूणावस्था कहेंगे, क्योंकि गर्भावस्था सिर्फ उस जंतु पे लागू होगा जिन जो गर्भ में रहते हैं, अंडा और बीज वाले पे नहीं होगा, लेकिन भ्रूणावस्था सभी पे लागू होगा। तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, भ्रूणावस्था या फिर एम्ब्रियोनल भ्रूणावस्था या फिर एम्ब्रियोनल फेज कहेंगे। भ्रूणावस्था या फिर क्या कहेंगे, एम्ब्रियोनल फेज कहेंगे, ठीक है। इतनी बातें क्लियर है। तो जब तक एक जीव जो है, कोई भी जीव, चाहे वो जंतु हो या पेड़ पौधा हो, अगर वो अपने माता के गर्भ में है या अंडा में है या बीज में है, तो जीव की उस अवस्था को हम लोग नाम देंगे भ्रूणावस्था। बात क्लियर है, क्या इतनी बातें क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे ही कोई जीव गर्भ से बाहर आ गया, माता के शरीर से बाहर आ गया, ठीक है, तो उसका जन्म हो गया, ठीक है। जैसे एक जीव का जन्म हुआ, अंडे से बाहर आ गया, जीव का जन्म हो गया। बीज से पौधा बाहर हो गया, पौधे का जन्म हो गया, ठीक है। तो जैसे एक जीव का जन्म हो जाता है, वो जीव पहुंच जाता है कौन सी अवस्था में, वो जीव पहुंच जाएगा किशोरावस्था में। और किशोरावस्था जो है लगातार चलती रहेगी, लगातार चलती रहेगी, और तब तक चलेगी जब तक एक जीव में जनन की क्षमता नहीं आ जाए। क्या लगता है आपको, आप जैसे ही पैदा हुए, जिस समय पैदा हुए उस समय आप जनन के योग्य थे? जिस समय पैदा हुए क्या आप उस समय जनन के योग्य थे? तो बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि जनन की कैपेबिलिटी उस वक्त आप में नहीं थी। आपके जो जनन तंत्र है वो सक्रिय नहीं थे, वो बाद में सक्रिय होते हैं, समय लगता है उसमें। किशोरावस्था के बाद जनन करना आप शुरू करते हैं, जनन अंग तैयार होते हैं, जनन अंग सक्रिय होते हैं, आप जनन के योग्य होते हैं, ठीक है। तो जन्म के बाद आप देखते हो कि जब तक आप में जनन की क्षमता नहीं आ जाए तब तक आप किस अवस्था में होते हो, किशोरावस्था में होते हो। तब तक आप किस अवस्था में रहोगे, किशोरावस्था में रहोगे, ठीक है। तो किशोरावस्था बोलेंगे, किशोरावस्था, जिसको युवेनाइल फेज या फिर जुवेनाइल फेज कहते हैं, जुवेनाइल फेज कहते हैं।
किशोरावस्था या फिर क्या कहेंगे, जुवेनाइल फेज कहेंगे। और जैसे ही आप में जनन की क्षमता आ जाएगी, एक चीज और ध्यान रखना है आपको, ध्यान ये रखना है कि किशोरावस्था के दौरान क्या होता है, आपकी जो शारीरिक वृद्धि है वो काफी तेजी से होती है। किशोरावस्था के दौरान किसी भी जीव का, चाहे मनुष्य हो, आप पैदा जब होते हो तो देखते हो 21 साल में इतने बड़ा हो जाते हो, फिर दूसरे साल में काफी बड़ा हो जाते हो, तीसरे साल में और बड़ा हो जाते हो, और काफी तेजी से आपके शरीर का वृद्धि होता है, ठीक है। तो जंतुओं में यहाँ पर ध्यान रखना है, ये लिख लीजिएगा कहीं पे। तो जंतुओं के केस में जो किशोरावस्था है ना, यानी जंतुओं में किशोरावस्था को किशोरावस्था को वृद्धि अवस्था भी कहते हैं। क्या कहते हैं, वृद्धि अवस्था भी कहते हैं, या फिर ग्रोथ फेज कहा जाता है। वृद्धि अवस्था या फिर क्या कहते हैं, ग्रोथ फेज कहते हैं। वही यदि पौधे की बात करें, एक पौधा जैसे ही बीज से बाहर निकला, ठीक है, अंकुरित हुआ, काफी तेजी से बढ़ता है, ठीक है। तो पादप के केस में, पादपों में किशोरावस्था को क्या कहेंगे हम लोग, तो हम लोग कहेंगे कायिक अवस्था कहेंगे, कायिक अवस्था कहेंगे, या फिर वेजिटेटिव फेज कहेंगे। कायिक अवस्था या फिर क्या कहेंगे, वेजिटेटिव फेज कहेंगे। ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। वृद्धि अवस्था किशोरावस्था ही का ही एक प्रकार है जो जंतुओं में देखने को मिलता है। कायिक अवस्था किशोरावस्था का ही एक प्रकार है जो पौधे में देखने को मिलता है, ठीक है। तो किशोरावस्था को जंतुओं में वृद्धि अवस्था कहते हैं, किशोरावस्था को पादपों में हम लोग क्या कहते हैं, कायिक अवस्था या वेजिटेटिव फेज कहते हैं। इतनी चीजें आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। हाँ, एक चीज और ध्यान में रखना है कि किशोरावस्था के दौरान जनन की क्षमता एक जीव में नहीं होती है। जैसे ही जनन की क्षमता आ जाएगी, एक जीव जो है वो पहुंच जाएगा अगले चरण में, वो पहुंच जाएगा किसमें, जनन अवस्था में। तो एक जीव में जैसे ही जनन की क्षमता आ जाती है, एक जीव पहुंच जाता है जनन अवस्था में पहुंच जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो अवस्था आप देख रहे हो, ये कौन सी अवस्था है, जनन अवस्था। जनन अवस्था इस जीव इसके दौरान क्या होगा, जिसको हम रिप्रोडक्टिव फेज कहेंगे, रिप्रोडक्टिव फेज कहेंगे। और इस दौरान क्या देखने को मिलेगा कि एक जीव जो है शादी विवाह करता है और अपने जैसे संतति को जन्म देता है और इस धरती पर जाति की निरंतरता को बनाए रखता है, जीवन को बनाए रखता है, ठीक है। फिर धीरे धीरे शरीर बूढ़ा हो जाता है और एक जीव जो है वो पहुंच जाता है किसमें, जीर्णावस्था में। जीर्णावस्था में पहुंच जाता है या फिर सेनेसेंट फेज में पहुंच जाता है। जीर्णावस्था या फिर किस में पहुंच जाता है, सेनेसेंट में फेज में पहुंच जाता है। और सेनेसेंट फेज में जनन की क्षमता क्या होती है, चली जाती है, ठीक है। तो हमने क्या देखा, जब तक एक जीव जो है अपने माता के गर्भ में है या अंडे के अंदर है या बीज के अंदर है, भ्रूणावस्था। जैसे ही जीव का जन्म हुआ, किशोरावस्था। जंतु के केस में किशोरावस्था को वृद्धि अवस्था, और पादप के केस में किशोरावस्था को हम कायिक अवस्था कहेंगे। क्यों, क्योंकि इस दौरान हमारा शरीर और मस्तिष्क काफी तेजी से वृद्धि करता है। इसके अलावा जब जनन की क्षमता आ जाएगी तो जनन अवस्था, और जब जनन की क्षमता चली जाएगी, शरीर कमजोर हो जाएगा, शिथिल हो जाएगा, तो हम क्या बोलेंगे, जीर्णावस्था बोलेंगे, ठीक है। चलते हैं आगे, देखते हैं। यहाँ पर तस्वीरें आपको दिख रही होगी, ये आप ही के उम्र का तस्वीर है। चलिए, आपके उम्र या आपके आने वाले उम्र का तस्वीर है। ये क्या दिखाई दे रहा है इसमें आपको, इसमें आपको क्या देखने को मिल रहा है, आप देख रहे हो कि चलिए एक जीव जो है माता के गर्भ में, तो गर्भ में है तो कौन सी अवस्था है, ये गर्भावस्था। गर्भावस्था के बाद इनकी कौन सी अवस्था की शुरुआत हो जाएगी, ठीक है। जैसे ही ये गर्भावस्था है, गर्भ में है तो गर्भावस्था, फिर जैसे ही जन्म हुआ तो ये चले गए किशोरावस्था में। किशोरावस्था लंबा चला, ये भी किशोरावस्था, ये भी किशोरावस्था, ये भी किशोरावस्था, और ये भी क्या हो गया, किशोरावस्था, ठीक है। और जब एक जीव जो है अब मानसिक और शारीरिक रूप से जनन के योग्य हो गया, परिपक्व हो गया, तो पहुंच गया वो किसमें, जनन प्रवस्था में, ठीक है। तो ये है भ्रूणावस्था, भ्रूणावस्था। और ये सारी जो अवस्थाएं हैं, ये कौन सी अवस्था है, किशोरावस्था है, किशोरावस्था, ठीक है। ये लगातार चलती जा रही है और अब पहुंच गया किसमें, जनन अवस्था में, जनन अवस्था में। अब ये भी जो है कौन सी अवस्था है, जनन अवस्था। ये भी कौन सी अवस्था है, जनन अवस्था। अपने बच्चे को जन्म दिए, अब ये पहुंच गया कौन सी अवस्था में, वृद्धावस्था में। और वृद्धावस्था की समाप्ति हो जाती है इस पर, मृत्यु पर। जैसे ही मृत्यु हुआ, वृद्धावस्था की क्या हो गई, समाप्ति हो गई। क्या इतनी बातें समझ में आ गई, ठीक है। हाँ, ये चीज और पूछा जाता है कि बताइए जो जीवन चक्र है उसकी सबसे लंबी अवस्था कौन सी होती है, तो सबसे लंबी अवस्था जो होती है ना बउआ, वो जनन अवस्था होती है। जनन अवस्था जो है, जनन अवस्था जो है, इसे हम
युवा अवस्था भी कहते हैं, युवा अवस्था भी कहते हैं। ये जीवन चक्र की सबसे लंबी अवस्था होती है, सबसे लंबी अवस्था होती है, सबसे लंबी अवस्था होती है, सबसे लंबी अवस्था होती है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, अलग से ध्यान में रखनी है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर हम थोड़ा सा पौधे का एग्जांपल लेकर भी चीजों को समझ लेते हैं, ठीक है। यहाँ देख लो, एक पौधा है, एक पौधा है। अब ये पौधा का पिक्चर आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब इसमें क्या देखने को मिल रहा है आपको, इसमें आपको देखने को मिल रहा है कि सर जी एक पौधे का ग्रोथ यहाँ पे दिखाया जा रहा है, एक पौधे की वृद्धि यहाँ पे दिखाई जा रही है, ठीक है। क्या वृद्धि में आपको देखने को मिल रहा है, जरा ध्यान से देखिए। वृद्धि में आपको देखने को मिल रहा है कि सर जी यहाँ पर एक बीज है और ये बीज से अभी कुछ भी बाहर नहीं निकला है। तो क्या ये बीज मरा हुआ है? नहीं, ये बीज मरा हुआ नहीं है, ये बीज जिंदा है। इस बीज के अंदर पौधे का छोटा सा बच्चा है, किस रूप में? भ्रूण के रूप में। और भ्रूण के रूप में, किस रूप में हुआ? तो भ्रूण के रूप में, ठीक है। भ्रूण जिसको हम लोग क्या कहते हैं? एम्ब्रियो कहते हैं। एम्ब्रियो के रूप में पौधे का छोटा सा बच्चा बीज के अंदर बैठा होता है, जिंदा होता है। जैसे इसको पर्याप्त ऑक्सीजन मिलता है, तापमान मिलता है, अंकुरित होकर जल मिलता है, अंकुरित होकर नए पौधे का जन्म देता है, ठीक है। तो जब तक ये भ्रूण के रूप में बीज के अंदर है, कौन सी अवस्था? भ्रूण अवस्था, ठीक है। जैसे अंकुरित होकर इसका जन्म हो गया, ये कौन सी अवस्था शुरू हो गई? किशोरावस्था की शुरुआत हो गई। और जैसे ही क्या हुआ कि पौधे में फूल लगने शुरू हुए, पौधे ने पुष्पन की क्रिया करना शुरू कर दिया। तो पुष्प जो होते हैं ना, एक पौधे का लैंगिक जनन अंग होता है, जो पहले नहीं है, इससे पहले नहीं है, ठीक है। इसमें फूल नहीं है, इसमें फूल नहीं है, इसमें फूल नहीं, मतलब इसमें जनन की क्षमता नहीं है, ठीक है। लेकिन जैसे ही फूल बन गए, पुष्प बन गए, इनमें जनन की क्षमता आ गई, मतलब ये पहुंच गए हैं किसमें? जनन अवस्था में। इसमें पहुंच गए, ये जनन अवस्था में पहुंच गए। ये लंबे समय तक चलेगा, लंबे समय तक ये पौधा जो है फल फूल देता रहेगा और अंततः ये फल फूल देने बंद कर देंगे। अंत में जो है ये सूखने शुरू हो जाएंगे और इनकी क्या हो जाएगी? मृत्यु हो जाएगी। और ये पहुंच जाएंगे किस अवस्था में? वृद्धावस्था में पहुंच जाएंगे। इतनी बातें क्लियर है, ठीक है। अब किशोरावस्था को पौधे के केस में हमने बोला था, क्या बोलते हैं? कायिक प्रवस्था बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कायिक प्रवस्था बोलते हैं। जंतु के केस में वृद्धि अवस्था और पादप के केस में क्या बोलेंगे? कायिक प्रवस्था या फिर वेजिटेटिव फेज कहेंगे। इतनी बातें क्लियर है, ये चीजें पहले बता रखा है, ठीक है। चलिए थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं। देखिए यहाँ पे डेफिनेशन, जो चीजें हमने अभी बताई बस वही चीजें आपको यहाँ पर लिखी हुई देखने को मिलेगी, जो आपको नोट में लिखनी है, ठीक है। नोट में लिखने वाली चीजें यहाँ पर, अभी तक जो पिक्चर आप देख रहे थे वो समझने वाली चीजें थी, ये लिखने वाली चीजें हैं। और हमेशा ध्यान रखिएगा, वो लेक्चर को सिर्फ देखने से कोई फायदा नहीं है। आप लेक्चर देखने के दौरान, क्लास अटेंड करने के दौरान आप सामने कॉपी रखिए, जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसको लिखते चले जाइए, ठीक है। और एक कायदे से शॉर्ट नोट बनाइए और एक कायदे से जो है क्वेश्चन आंसर आप बोर्ड एग्जाम में डिटेल्ड में लिख पाए, इसके लिए फेयर कॉपी जरूर तैयार करिए। फेयर कॉपी के लिए जो भी क्लासेस होंगे उसके क्लास पीडीएफ आपको जो है पीडीएफ वाले सेक्शन में मिल जाएंगे, ठीक है। और वीडियो तो वीडियो वाले सेक्शन में रहते ही हैं। लाइव क्लास कैसे होता है ये सारी चीजें आपको पता ही है। नहीं पता है तो जो दिया हुआ नंबर है या व्हाट्सएप का जो आइकन है वहां क्लिक करके वहां से जानकारी आप ले सकते हो, ठीक है। जो भी ऐप रिलेटेड प्रॉब्लम्स होगी सारी जानकारी आपको जो है नीचे ऐप वाले सेक्शन में चले जाइएगा, व्हाट्सएप वाले सेक्शन में चले जाइएगा, वहां पे क्लियर कर लीजिएगा व्हाट्सएप पे, क्लियर है। चलिए यहाँ पर देखिए, तो भ्रूणावस्था सबसे पहली अवस्था है, ठीक है। जब तक एक जीव जो है माता के गर्भ में हो, अंडे में हो, बीज में हो, क्या कहलाएगा? भ्रूणावस्था कहलाएगी, ठीक है। यह जीवन चक्र की पहली अवस्था प्रारंभिक अवस्था होती है, ठीक है, जो निषेचन के बाद शुरू होती है। इस अवस्था में युग्मनज विभाजित, युग्मनज बनता है, निषेचन के बाद युग्मनज बनता है, युग्मनज जो है भ्रूण बनाता है और भ्रूण जो है जीव का निर्माण करता है। इस दौरान अंगों का निर्माण होता है और पूरी जीव बनती है। यह अवस्था जन्म या अंडे या बीज से बाहर आने तक ही रहती है, यानी कि जब एक जीव जो है का जन्म हो गया या अंडे से बाहर आ गया, बीज से बाहर जीव आ गया, तो यह अवस्था खत्म हो जाती है और जीव पहुंच जाता है किस अवस्था में? किशोरावस्था में। यह अवस्था जन्म के बाद प्रारंभ होती है। इसमें जीव का आकार काफी तेजी से बढ़ता है, वजन तेजी से बढ़ता है, मानसिक और शारीरिक विकास तेजी से होती है, धीरे धीरे परिपक्वता आता है, सोचने समझने की क्षमता जो है उत्पन्न होती है, क्या गलत है क्या सही है ये सारी चीजें हम स्कूल जाके सीखते हैं और धीरे धीरे क्या होता है। लेकिन इसकी विशेषता है कि इसमें जनन करने की क्षमता नहीं होती है, ठीक है। लेकिन जैसे ही एक जीव में जनन की क्षमता आ गई वो पहुंच जाएगा किसमें? जनन अवस्था में पहुंच जाएगा।
अब देखते हैं जनन अवस्था क्या होता है। इस अवस्था में जीव लैंगिक रूप से परिपक्व हो जाता है और जनन करने की क्षमता प्राप्त करने लगता है। इसमें जनन अंग पूर्ण रूप से विकसित हो जाते हैं और प्रजाति की निरंतरता क्या रहती है, बनी हुई रहती है। ये सारी चीजें आपको समझाया जा चुका है, ठीक है। अब जैसे ही जनन की क्षमता चली जाएगी, क्या पहुंच जाएगा, जीर्णावस्था। और जीर्णावस्था को हम लोग जो है वृद्धावस्था भी कहते हैं। क्या कहते हैं, वृद्धावस्था भी कहते हैं, इसे जीर्णता भी कहते हैं। वृद्धावस्था या फिर क्या कहते हैं, जीर्णता भी कहते हैं। तो यह जीवन चक्र की अंतिम अवस्था होती है जिसमें जनन की क्षमता चली जाती है, शरीर कमजोर होने लगता है, पाचन शक्ति कमजोर हो जाती है, कार्य शक्ति क्षमता कमजोर हो जाती है, रोग से लड़ने की क्षमता कमजोर हो जाती है, शरीर शिथिल हो जाता है, मांसपेशी डीजेनरेट यानी कि नष्ट होने शुरू हो जाते हैं। देखते हो मांस वगैरह झूलना शुरू हो जाता है, जितना टाइट और जितनी चुस्त हमारे मांसपेशियां और हड्डियां हैं उनके नहीं रहते हैं, और धीरे धीरे फिर उनका शरीर पूरी तरीके से क्षय कर जाता है, खत्म हो जाता है और उनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। ये शब्द आपको ध्यान में रखना है, जेरोंटोलॉजी। ये जो जीवन की अवस्था है, जो भी आपने अवस्था पढ़ा, चाहे वो भ्रूणावस्था हो, किशोरावस्था हो, जनन अवस्था हो या जीर्णावस्था हो, जीवन की ये जो अवस्थाएं हैं इसके अध्ययन को जेरेंटोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं, जेरेंटोलॉजी कहते हैं। और कभी कभी ऐसे भी पूछ देते हैं कि बताइए वृद्धावस्था के अध्ययन या जीर्णावस्था का अध्ययन या फिर जीर्णता का अध्ययन, ठीक है, या जनन अवस्था का अध्ययन, किसी भी जीवन की किसी भी चरण का किसी भी अवस्था का अध्ययन पूछा जाए वो क्या कहलाएगा, जेरोंटोलॉजी कहलाएगा। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ठीक है। तो यहां पर हमने इस टॉपिक को भी कंप्लीट कर लिया। टॉपिक का नाम था क्या, जीवन चक्र, ठीक है। तो आज के क्लास में हम लोगों ने क्या क्या कंप्लीट किया, आज के क्लास में हम लोगों ने क्या क्या कंप्लीट किया जरा देख लेते हैं। आज के क्लास में हमने देखा सर जी जीवन क्या होता है, सबसे पहले हमने वही समझा कि जीवन क्या होता है। फिर हमने समझा एक कोशिकीय जीव क्या होता है, हमने समझा बहुकोशिकीय जीव क्या होता है, हमने समझा जीवन अवधि क्या होता है, हमने समझा जीवन अवधि के विभिन्न उदाहरणों को। फिर हम लोग जो है जीवन चक्र पे गए, जीवन चक्र को समझा और जीवन चक्र के सभी अवस्थाओं का हमने काफी विस्तृत रूप से अध्ययन किया है, ठीक है। इसी के साथ हम जो है क्लास को खत्म करते हैं, ठीक है, और मिलते हैं अगले क्लास में अगले नए टॉपिक के साथ, कुछ नई जानकारियों के साथ, कुछ नए ऐसे कंटेंट के साथ जो आपको आपके एग्जामिनेशन में अच्छे मार्क्स लाने में आपकी सहायता करे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू।